अध्याय 081 इंडी म्यूजिक अवार्ड्स IMA 2003 में स्व-वितरित रिकॉर्डिंग और स्वतंत्र रिकॉर्ड लेबल से रिलीज को मान्यता देने के लिए शुरू किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम था। फिर से, यह सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड शो नहीं था, लेकिन यह कई प्रसिद्ध गायकों के लिए एक शुरुआती बिंदु था। यह अमेरिकी संगीत पुरस्कारों में महत्व के मामले में 4 या 5वें स्थान पर आया, जिसमें ग्रैमी शीर्ष पर था। फिर भी अवार्ड शो काफी पेशेवर था और इसे टीवी पर लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा और कई प्रतिष्ठित गायक और यहां तक मुख्यधारा के कलाकार भी रात में शामिल होंगे। आइमा ने 1 दर्जन से अधिक श्रेणियों में कार्यों को सम्मानित किया, जिनका मूल्यांकन न्यायाधीशों द्वारा किया गया था, जो सामान्य रूप से शैली विशेषज्ञ थे। जज मुख्य रूप से सेलिब्रिटी संगीतकार और कलाकार थे। इसके अलावा यहाँ तक एक भोज भी था, जो शो के बाद कई लोगों से मिलने और संबंध बनाने के अवसर के साथ आयोजित किया गया था। रिकॉर्ड लेबल भी यहाँ कलाकारों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह एक बड़ा व्यावसायिक अवसर था। बहुत ज्यादा, यह अमेरिका में किसी भी अन्य अवार्ड शो की तरह था। एडन के लिए यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्हें किसी चीज के लिए नॉमिनेट किया गया था, वो भी एक नहीं बल्कि 2 कैटेगरी में। खबर मिलने के बाद उन्होंने अपने बाकी बैंड और वेट के साथ बार में पूरी रात जश्न मनाया। वे सभी एडन के लिए खुश थे। जैसा कि उन्होंने द रैबिट होल से शुरू किया था, यहाँ कई लोगों ने उन्हें बार का हिस्सा माना और कई नियमित ग्राहकों ने यहाँ तक कि वे उन्हें वोट देंगे। विजेताओं को वोटों और जजों के फैसले के मिश्रण से चुना गया था, इसलिए एडन के लिए हर वोट महत्वपूर्ण था। उन्हें केवल यह पता चलेगा कि दिसंबर के अंत में रिवॉल्यूशन को टाइटल ट्रैक के रूप में चुना गया था या नहीं, इसलिए अभी के लिए एडन के पास अवार्ड शो में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय था। उनके बैंड के सदस्यों के रूप में उन सभी ने क्रिसमस के लिए अपने घर लौटने का फैसला किया। खबर मिलने के अगले दिन वेड ने उससे सुबह जल्दी जगा दिया, भले ही उसे बहुत नींद न आई हो। अवार्ड शो 1 हफ्ते में होने वाला था, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं था। उसे जगाने के बाद वह उसे एडन के लिए एक सूट लेने के लिए एक स्टाइलिस्ट के पास खींच ले गया। यह बहुत बड़ा है, तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहुत आकर्षक लगता है। मुझे नहीं लगता कि हरे रंग का सूट अच्छा है। यह देखने के लिए कोई पोशाक पार्टी नहीं है कि कौन सबसे अजीब पोशाक पहन सकता है। अपने सामने महिला को देखते ही एडन अजीब तरह से मुस्कुराया। उसका नाम मिनवा था और पार्टी में पहनने के लिए एडन के लिए एक अच्छा सूट पाने के लिए वह स्टाइलिस्ट थी। उसकी ठोड़ी पर एक उंगली थी। वह यह सोचने की कोशिश कर रही थी कि एडन को सबसे अच्छा क्या लगेगा। वर्तमान में वह न्यूयॉर्क के अपर ईस्ट साइड हिस्से में सबसे महंगे स्टोरों में से एक में खड़ा था, वह स्थान जहां बहुत सारे स्टोर थे। वेड को इस जगह के बारे में जानने का एकमात्र कारण यह था कि उन्होंने पहले मिनवा के साथ काम किया था, हालांकि उसके साथ भी यहाँ से सूट खरीदना महंगा जरूर पड़ेगा। लेकिन एक अवार्ड शो के लिए वे कंजूस नहीं हो सकते। किनारे पर खड़े होकर वेड मदद नहीं कर सका, लेकिन एडन को सूट में बदलते हुए कुछ तस्वीरें लेने से रोक नहीं सका, जो उस पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लगा कि एडन के सोशल मीडिया पर इन्हें पोस्ट न करना बेकार होगा। मिनवा, क्या हम जल्दी कर सकते हैं? मुझे लगता है कि मैं पहले ही 10 से अधिक सूट आजमा चुका हूँ, एडन ने विनम्रता से कहा। वेड ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मिनवा का मिजाज ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। 10 तो बस शुरुआत है। मेरे पास कल ही एक शीर्ष अभिनेता आया था और उसने 3 घंटे के लिए 50 से अधिक सूटों की कोशिश की, इसलिए अगर आप अवार्ड शो में अपना सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहते हैं तो बस मेरी बात सुने और चुप रहें। मिनेरा ने एक सफेद सूट निकालकर एडन के सामने रखते हुए कहा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन पहले से ही अंदर की ओर झुक रहा था। किसी ने नहीं कहा कि इसे हॉलीवुड में बनाने की कोशिश करना आसान होगा, उसने सोचा, और अगले 2 घंटों के लिए वह वहीं खड़ा रहा, क्योंकि मिनवा ने उस पर अधिक से अधिक सूट करने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने एक साधारण काले रंग के सूट का फैसला किया, जिसके लिए उन्हें अपने बालों को ठीक से धोने की जरूरत थी। यह एक ऐसा लुक था जो एडन को बहुत अलग नहीं करेगा, लेकिन साथ ही यह लोगों पर काफी अच्छा प्रभाव भी डालेगा। बस सूट की कीमत थी $10,000। फिर भी यह स्टोर में सबसे सस्ते में से एक था। वेड ने कहा था कि उनका सर्वश्रेष्ठ दिखना महत्वपूर्ण है, खासकर जब से उन्हें नामांकित किया गया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज फिर से गरीब हो गया हूँ। स्टोर से बाहर आने के बाद एडन ने आह भरी। उसके सामने की चहल पहल वाली गली बहुत से लोगों से भरी हुई थी। उनमें से ज्यादातर ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने महंगे कपड़े पहने हो। आपने इस तरह का सूट खरीदने के लिए पर्याप्त कमाई की है, वेड हंसे। इसके अलावा हॉलीवुड में एक समय के बाद आपको अपना खुद का स्टाइलिस्ट होना चाहिए, इसलिए ढेर सारी चीजों को आजमाने की आदत डाल लीजिए। हॉलीवुड में हर प्रमुख सितारे का अपना स्टाइलिस्ट होता है। यह सिर्फ इवेंट्स और अवार्ड शो के लिए ही नहीं, बल्कि निजी सामान के लिए भी था। कुछ हस्तियों के पास उस समय के लिए कपड़े भी चुने जाते थे जब वे दूध जैसी तुच्छ वस्तु खरीदने के लिए बाहर जाते थे। बेशक यह सिर्फ इसलिए होगा ताकि पपराजी को कुछ क्लिक मिले और वे खबरों में हो सके। मैं उससे बहुत दूर हूँ, एडन ने कहा। उम्मीद है कि वह सूट चयन के लंबे घंटों के अभ्यस्त हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद उसने अचानक पूछा, क्या आपको लगता है कि मुझे कोई पुरस्कार मिलेगा?
बताना कठिन है, हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलेगा। यह आपके लिए सबसे अच्छा है। जहां तक डिजिटल सिंगल ऑफ द ईयर की बात है, तो मुझे नहीं पता कि आपको यह मिलेगा या नहीं। उस श्रेणी में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है। मैं किसी भी चीज से खुश रहूंगा, एडन ने कहा। दोनों श्रेणियां प्रसिद्ध थी क्योंकि वे मुख्य में से एक थी। उन्होंने सुना था कि राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर श्रेणी में नामांकित होने का मानदंड एकल के लिए संगीत चार्ट पर शीर्ष 10 में पहुंचना था। लोनली ने उसके लिए ऐसा किया। वर्ष के ब्रेकआउट डिजिटल गीत के रूप में वह था होल्ड ऑन मी, जिसे विभिन्न प्लेटफार्मों पर सामूहिक रूप से अब तक 130 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। चलो आशा करते हैं कि यह ठीक हो जाएगा। उसने कार तक वेट का पीछा करते हुए सोचा। सूट तैयार था, लेकिन उन्हें अभी भी मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और बहुत सी अन्य चीजों पर ध्यान देने की जरूरत थी। किसी ने नहीं कहा कि अवार्ड शो में भाग लेना मजेदार था। तारांकन 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 जैसे ही इंडी म्यूजिक अवार्ड्स के लिए नामांकन की घोषणा की गई, इस विषय को कवर करने वाले और प्रत्येक श्रेणी के संभावित विजेताओं के बारे में बात करने वाले कई लेख सामने आए। इनमें से एक लेख मशहूर संगीत समीक्षक जॉनी ग्रैफील्ड की पॉप जैक पत्रिका का था। लेख में उन्होंने इस वर्ष आइमा के लिए नामांकन के बारे में विस्तार से बात की और बताया कि कैसे यह कलाकारों के लिए एक साधारण अवार्ड शो से कहीं अधिक था, जो अच्छे हैं लेकिन उतने लोकप्रिय नहीं है जितने होने चाहिए। पिछली रात इंडी म्यूजिक पुरस्कारों के लिए नामांकन की घोषणा की गई थी और उनके माध्यम से जाने के बाद मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्य हुआ कि यह सिर्फ एक और मिलना था और कलाकारों के लिए बधाई देना था। खासकर क्योंकि हाल के वर्षों में कई कलाकारों को लगता है कि ये पुरस्कार वास्तव में मायने नहीं रखते क्योंकि वे तय हैं, लेकिन मेरी राय में शायद ग्रैमी जैसे लोकप्रिय पुरस्कारों के लिए यह सच है, लेकिन इंडी म्यूजिक अवार्ड्स के लिए वास्तविकता बिल्कुल अलग है। यह देखना आसान है कि यदि आप पिछले वर्ष के विजेताओं की सूची देखें, बड़ी श्रेणियों में जीतने वाले 12 में से 4 गायकों ने बड़े रिकॉर्ड लेबल पर हस्ताक्षर किए और अंत में मुख्यधारा में आ गए, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कुछ अभी भी अपने एल्बमों पर भारी कमाई करने में कामयाब नहीं हुए। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इंडी म्यूजिक पुरस्कार उन लोगों को एक मंच देते हैं जिनके पास वास्तव में इसे बड़ा हिट करने के लिए संसाधन नहीं है। हालांकि इस पर दांव लगाना कठिन है, लेकिन यह निर्विवाद है कि ये पुरस्कार कभी कभी किसी कलाकार के लिए पहला चरण बन जाते हैं जो दुनिया भर में कुछ बड़ा काम करता है। उदाहरण के लिए लिटिल शॉन को लें। वह इंडी म्यूजिक अवार्ड्स में अपने प्रदर्शन से पहले एक व्यावहारिक रूप से अज्ञात रैपर था। उन्हें एक रिकॉर्ड लेबल डील मिली और अब वह कई पुरस्कारों के साथ साथ यूट्यूब पर 20 मिलियन ग्राहकों तक पहुंचने की कगार पर है। ऐसे ही कई मामले हैं। अब नजर डालते हैं इस साल के नॉमिनेशन पर। बैंड इन्फिनिटी को 6 नामांकन मिले, जिनमें से सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ एल्बम और वर्ष के सबसे लोकप्रिय कलाकार सहित। किसी को आश्चर्य नहीं होगा यदि वे अधिकांश प्रमुख श्रेणियों में जीत हासिल कर ले, लेकिन वे पहले से ही काफी प्रसिद्ध हैं और पिछले वर्षों में इस तरह के पुरस्कार भी जीत चुके हैं। नए और रोमांचक कलाकार मुख्य रूप से वर्ष श्रेणी के राइजिंग स्टार में हैं। इसके लिए 4 नामांकन हुए हैं। मच नाम का एक रैपर, मोथ टू ए फायर नाम का एक बैंड, ड्यूओलॉजी नाम की लड़कियों की जोड़ी और एडन सिल्वरी, जो इस साल कहीं से भी निकलकर बेहतरीन गाने बनाने के लिए आए। ये सभी संगीतकार अपने आप में महान हैं, लेकिन यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन जीतेगा। प्रत्येक के पास उत्कृष्ट गाने और एक अच्छा प्रशंसक आधार है, इसलिए ध्यान स्वाभाविक रूप से न्यायाधीशों पर जाता है। जो कोई भी इसे जीतेगा वह निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की नजरों में होगा और साथ ही हो सकता है इस श्रेणी का विजेता अमेरिका का अगला बड़ा कलाकार हो। एडन को अपने नामांकन के बारे में पता चलने में 1 सप्ताह हो गया था और पुरस्कार समारोह आखिरकार 2 घंटे में शुरू होने वाला था। पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए वेड और एडन सुबह एलए पहुंचे। उन्होंने दिन का अधिकांश समय एडन की स्टाइलिंग में बिताया था और अब वे किराए की बेंटले में बैठे समारोह के रास्ते में थे। पुरस्कारों की चिंता मत करो, इसे एक नाइट आउट के रूप में सोचें, बहुत अच्छे दिखने वाले अजनबियों के साथ, पत्रकारों और पत्रकारों से घिरे हुए जो आपकी तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे हैं। वेड ने कार की सीट के सामने झुकते हुए कहा, यह वास्तव में आश्वस्त है। एडन ने अपनी आंखें घुमाने के आग्रह का विरोध किया। अंकल सैम ने भी मुझे कुछ ऐसा ही बताया। उस आदमी ने क्या कहा? वेड ने थोड़ा जिज्ञासु होकर पूछा। भोजन पर ध्यान दे, पुरस्कार आते हैं और चले जाते हैं। इन पुरस्कारों में खाना स्वादिष्ट होता है, लेकिन लोग शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं, इसलिए आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं। एडन ने अपने अंकल की आवाज में बोलने की कोशिश की और वेड हंसे बिना नहीं रह सके। उसका पुराना दोस्त हमेशा से ऐसा ही था। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे हम समय पर पहुंचेंगे, भले ही हमारे प्रवेश का समय शुरुआती स्लॉट में हो। वेड ने अचानक अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा। इन अवार्ड शो में आयोजकों ने कलाकारों को रेड कारपेट पर आने का एक निर्धारित समय दिया ताकि सभी को समय मिल सके। इसलिए यदि एक अपेक्षाकृत छोटा गायक एक साथ एक लोकप्रिय गायक के रूप में आया तो कोई भी उस पर ध्यान नहीं देगा। हालांकि प्रसिद्ध गायक अक्सर परवाह नहीं करते थे और जैसे वे चाहते थे वैसे ही आते थे। आप नर्वस हैं? वेड ने आइडेन की ओर देखा, जो खिड़की से बाहर देख रहा था। फिर उसकी ओर मुड़कर एडन ने अपना सिर हिला दिया।
जरूरी नहीं, आपने कहा था कि पुरस्कारों की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं आशान्वित हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर मैं नहीं जीता तो मुझे बहुत निराशा होगी। यह कहते हुए वह मुस्कुराया। सबसे पहले एडन ने इंडी म्यूजिक अवार्ड्स पर प्रकाशित कई लेख पढ़े थे और उनमें से ज्यादातर ने उनके जीतने की भविष्यवाणी नहीं की थी। इसके अलावा कई लोगों के लिए एडन कमोबेश एक बार का आश्चर्य था जो अचानक प्रसिद्ध हो गया था लेकिन अगले साल खबरों में नहीं होगा। जैसा कि वह बहुत सारे कारकों को कम या ज्यादा प्रभावित अवार्ड शो के बारे में जानता था, उसने बहुत सारी उम्मीदें न रखने की पूरी कोशिश की थी। जितनी अधिक अपेक्षाएं होंगी उतना ही बुरा लगेगा। दूसरी ओर, हालांकि मैं जीतना चाहता हूं, एडन ने सोचा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि समय ही बताएगा कि वह विजेता होगा या नहीं। तारांकन लॉस एंजलिस के कोडेक थिएटर में इंडी म्यूजिक अवार्ड्स आयोजित किए जा रहे थे। यह एक ऐसा स्थान था जिसमें 4000 से अधिक लोग आ सकते थे, जिससे यह अवार्ड शो के लिए एक आदर्श स्थल बन गया। थिएटर के बाहर हर जगह कैमरे की सफेद रोशनी से भर गया था क्योंकि पत्रकारों ने उग्र रूप से रेड कारपेट पर चल रहे लोगों की तस्वीरें लेने की कोशिश की थी। जिस स्थान पर पत्रकार खड़े थे उसके बगल में भीड़ विभिन्न बैंडों और गायकों के प्रशंसकों से भरी हुई थी जो आज मंच पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं काफी लोग अपने फेवरेट सिंगर को रेड कारपेट पर चलते देखने के लिए भी इंतजार कर रहे थे। इंडी म्यूजिक अवार्ड्स ने ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत से प्रसिद्ध गायकों को बुलाया था और वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि उन्होंने भीड़ को देखकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। कोई प्रसिद्ध कब आएगा? पत्रकारों के बीच खड़े होकर एक युवक बुदबुदाया। वह 1 घंटे से इंतजार कर रहा था लेकिन कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं आया था। उसका नाम जूलियन था और वह एक युवा पत्रकार था। वह केवल औसत दर्जे के सेलेब्स की कुछ तस्वीरें ले सकता था जो अभी भी अपने अतीत के गौरव में जी रहे थे और कुछ हिंदी संगीतकार जो इस घटना के पास पाने के लिए काफी भाग्यशाली थे। फिर उसके आसपास के पत्रकार अचानक उत्साह से भर उठे क्योंकि लो कट ड्रेस पहने एक महिला एक मर्सिडीज से निकली। वह जेसा एंडरसन है। बाप रे, वह अत्यंत खूबसूरत है। वह यहाँ किसी के साथ नहीं है। मुझे लगता है कि उसके नए प्रेमी होने की सभी अफवाहें झूठी हैं। जल्दी से एक फोटो लो। जैसे ही वह रेड कारपेट पर चली और कैमरों को पोज दी, कई लोग उनके बारे में उत्साह से बातें करने लगे। लोगों की भीड़ ने उसका नाम चिल्लाया और ऑटोग्राफ मांगा क्योंकि वह इस समय अमेरिका की प्रसिद्ध गायिकाओं में से एक थी। जूलियन ने बाकी रिपोर्टर्स की तरह ही किया। जितनी अच्छी तस्वीरें उतनी ही अच्छी उसकी तनख्वाह। उनके अलावा 2 पत्रकार जो फोटो खींच रहे थे अचानक बात करने लगे। मुझे अच्छी तस्वीरें मिल रही हैं, लेकिन दुख की बात है कि मुझे बहुत कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वह अकेली आई थी। अगर केवल वह एक लड़के के साथ आई होती। एक गंजा रिपोर्टर जो ऐसा दिखता था कि वह सांस्कृतिक सामग्री को बुदबुदाने से बेहतर होगा। वह इस सब के बारे में बहुत सावधान है क्योंकि वे पत्रिकाएं सचमुच उसे एक नाटककार के रूप में चित्रित करती हैं जो हर समय लड़कों को दूर फेंक देती है। जिस उम्र में उसे कॉलेज में होना चाहिए था, उस उम्र में इतना प्रसिद्ध होने का यह अभिशाप है। एक और रिपोर्टर बुदबुदाया और गंजे आदमी ने सिर हिलाया। यह सच है, लेकिन कौन परवाह करता है? वह पैसे का बोझ बनाती है। उसके पिछले 2 एल्बम प्लेटिनम है। जूलियन ने उस बातचीत पर कोई टिप्पणी नहीं की। वह सिर्फ नियमित गपशप थी जिसे वह एक पापराजी के रूप में सुनते थे। वह बस कुछ अच्छी तस्वीरें लेना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि कोई और बड़ी हस्ती। जैसा कि जूलियन कुछ सोच रहा था, उसकी नजर अचानक एक लड़के पर पड़ी जो कार से काले रंग का सूट पहने बालों के साथ निकला था। कैमरों की वजह से वह थोड़ा नर्वस दिखे लेकिन थोड़ी देर बाद आत्मविश्वास से चल पड़े। किसी भी पत्रकार ने उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया और केवल कुछ ने कभी कभार कुछ शॉट लिए। 90% से अधिक पत्रकारों ने सिर्फ जेसा एंडरसन पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जूलियन के साथ यह अलग था। जैसे ही उसने उस लड़के को देखा, वह अपना सारा ध्यान उसकी ओर मोड़े बिना नहीं रह सका और साथ ही वह उसका नाम चिल्ला रहा था। एडन, एडन, यहाँ देखो। जब जूलियन चिल्लाया तो एडन तेजी से उसकी ओर बढ़ा और एक मुस्कान दी। जूलियन द्वारा कुछ तस्वीरें लेते ही सफेद रोशनी चमक उठी। वो लड़का कौन है? गंजे पत्रकार ने अचानक पूछा। एडन सिल्वरे, जूलियन ने उत्तर दिया, फोटो लेने में बहुत व्यस्त। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। वह आज रात 2 श्रेणियों में नामांकित है। ऐसा लगता है कि आप यहाँ बिना कुछ खोजबीन किए ही आ गए हैं। जूलियन के ताने पर गंजा रिपोर्टर कुछ नहीं कह सका। उसके बगल वाला लड़का हंसा और लड़ने के बजाय उन्होंने एडन की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। अगर वह नामांकित होते तो यह उपयोगी होता। मुझे ऐसा लगता है कि वह उनमें से एक है जिसे सिर्फ इसलिए नामांकन मिला क्योंकि वह भाग्यशाली है। एक रिपोर्टर जो कहीं से नहीं आया और जूलियन के पास खड़ा हो गया, बुदबुदाया। उन्होंने मशहूर मैगजीन द हॉलीवुड न्यूज का बैच पहन रखा था। यह सुनकर युवा पपराजी खुद को जवाब दिए बिना नहीं रह सके। आप यह नहीं जानते, उनका संगीत काफी अच्छा है। ओह, आप एक प्रशंसक की तरह दिखते हैं। रिपोर्ट पूछी और गंजे आदमी ने भी देखा। जूलियन ने जवाब देने से पहले अपना गला साफ किया। एक प्रकार का उनकी तस्वीरें लेने के कारण मुझे अपना पहला बड़ा पैसा मिला।
जूलियन ने बस यही जवाब दिया, दरअसल वह पपराजी थे जो शैडोज ऑफ वॉर के प्रीमियर के दौरान चीनी थिएटर के बाहर थे। एडन की तस्वीरें उन्होंने ही क्लिक की थी, इसलिए रिलीज के बाद उन्होंने अच्छी खासी कमाई की थी, क्योंकि एडन फिल्म की वजह से सुर्खियों में थी। पेपराजी बनने के बाद यह सोने की उनकी पहली बड़ी बाल्टी थी, इसलिए एडन तुरंत उनके लिए लकी चार्म बन गए थे। यही सोचकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एडन को फॉलो किया और उनके गाने भी सुने और अंत में उनके फैन बन गए। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि वह आज जीतेगा, जूलियन ने सोचा जब उन्हें एहसास हुआ कि अधिक से अधिक पत्रकार अब आइडेन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उन्हें आभास हो गया था कि आज उनका नॉमिनेशन है और अगर गलती से जीत गए तो फोटो बहुत पैसा कमाएंगे। तारांकन तारांकन तारांकन, मुझे लगा कि अगर मैं वहां और ज्यादा रहूंगा तो मेरी आंखें और खराब हो जाएंगी। एडन ने सोचा जैसे उसे मध्य पंक्ति में एक सीट मिली जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। वह अभी पत्रकारों के झुंड से बच निकला था। हालांकि उनमें से ज्यादातर का ध्यान जेसा एंडरसन पर था, जो अब सबसे आगे की पंक्ति में बैठी थी। बहुत सारे लोगों ने उसकी तस्वीरें भी क्लिक की। अपने जीवन में पहली बार उन्हें लगा कि वह रेड कारपेट पर चलने वाले एक सच्चे सेलिब्रिटी हैं, लेकिन साथ ही वह न्यूयॉर्क में प्रसारण देखते समय अंकल सैम और द रैबिट होल में लोगों की जय जयकार करने की कल्पना भी कर सकता था। शो जल्द शुरू होना चाहिए, उसने सोचा। जैसे ही लोग थिएटर में भरने लगे, उन्होंने कई लोकप्रिय गायकों और संगीतकारों को आपस में बात करते देखा। वहीं कुछ कॉमेडियन और न्यूज ब्रॉडकास्टर भी थे। ऐसा लगता है कि मुझे आज कुछ मशहूर लोगों के ऑटोग्राफ मिल सकते हैं। उन्हें देखकर वह सोचे बिना नहीं रह सका। वह वास्तव में उनसे दोस्ती करने के बारे में नहीं सोच रहा था, क्योंकि वह शायद खारिज हो जाएगा। आखिरकार प्रसिद्ध सेलेब्स को रोजाना बहुत सारे लोग मिलते हैं जो संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि उन्हें हर एक चेहरा याद भी होगा। जैसा कि उसने सोचा था कि एक आदमी एक पुराने संगीतकार के पास गया जो बहुत सम्मानित था, लेकिन गायक ने बस विनम्रता से मुस्कुराया और उसे कोई समय नहीं दिया, जिससे वह बहुत निराश हो गया। इस तरह की चीजें प्रचलित थी, इसलिए एडन जल्दबाजी नहीं कर रहा था। वेड ने भी उन्हें यही सलाह दी थी। वह जानता था कि उसके पास उनसे संपर्क करने के लिए बहुत अधिक पदार्थ नहीं था, लेकिन हो सकता है अगर वह आज पुरस्कार जीत जाए तभी वह कर पाएगा। अभी के लिए एडन केवल अवार्ड शो का आनंद लेना चाहता था। वर्सेटाइल सुपरस्टार राइज इन हॉलीवुड अध्याय 083। इसके तुरंत बाद अवार्ड शो शुरू हो गया। इसकी मेजबानी जिमी कोलबर्ट ने की थी, जो एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे जिनका अपना टॉक शो था। शो के पहले 10 मिनट के लिए उन्होंने वहां मौजूद संगीतकारों के बारे में सिर्फ मजाक बनाया। अकादमी पुरस्कारों के विपरीत इंडी संगीत पुरस्कारों की अवधि अधिक नहीं होती थी। जैसा कि यह लाइव था, आयोजकों ने इसे खींचने की पूरी कोशिश नहीं की और पुरस्कारों को जल्दी से खत्म कर दिया। पुरस्कारों को देखने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा महसूस करेगा कि यह बहुत हड़बड़ी में किया गया था और लोगों को आराम नहीं करने दिया। हालांकि इस उम्र के अधिकांश लोगों ने मैट्यूब पर अवार्ड शो के मजेदार पलों को देखा, लेकिन इंडी म्यूजिक अवार्ड्स में भी बहुत अच्छे अंक थे। उनमें से एक लाइव प्रदर्शन था। हर साल आयोजक शो में प्रदर्शन करने के लिए अस्पष्ट बैंड को मौका देते थे। बैंड के लिए विद्युतीय प्रदर्शन देने का यह एक शानदार मौका था। विशेष रूप से कुछ बैंडों ने पूरी भीड़ में एक शानदार माहौल बनाया। इन्हीं में से एक बैंड था प्रायस से। जब एडन ने उन्हें मंच पर देखा तो वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि वे बहुत अच्छे बैंड थे। मुझे लगता है कि प्रतियोगिता कठिन होगी, उन्होंने टाइटल ट्रैक के बारे में सोचते हुए सोचा। उन्हें स्पष्ट रूप से टाइटल ट्रैक के लिए उनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने वाले बैंड का अंदाजा था। रेज उनमें से एक था और एडन वास्तव में उन्हें हराना चाहता था, खासकर उनके प्रदर्शन को देखने के बाद। पुरस्कार की घोषणाएं शुरू होते ही एडन ने राइज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ रैप सॉन्ग और रॉक सॉन्ग जैसे शैली विशिष्ट पुरस्कारों के साथ शुरुआत की। एक मध्यम आयु वर्ग के अश्वेत व्यक्ति ने पूर्व के लिए पुरस्कार जीता। वह मंच पर रो रहा था जब उसने बात की कि कैसे उसने वर्षों तक संघर्ष किया और फिर एक किशोर बैंड को बाद के लिए पुरस्कार मिला। इसके बाद और भी कई अवार्ड दिए गए। इंडी म्यूजिक अवार्ड्स में बहुत सारी कैटेगरीज थी, इसलिए बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिल रहे थे। इनमें से अधिकांश पुरस्कार सेलेब्स या बड़े संगीत निर्माताओं और यहां तक रिकॉर्ड लेबल मालिकों द्वारा दिए गए थे। और एक्स स्टार के जजों में से एक एंड्रू मैक्सफील्ड को पुरस्कार देते हुए देखकर एडन भी हैरान थे। शायद मुझे बाद में उनका अभिवादन करना चाहिए, एंड्रू को मंच पर देखकर उसने सोचा। इसी तरह अवार्ड शो जारी रहे और जल्द ही एडन को जिन श्रेणियों के लिए नामांकित किया गया था उनमें से एक आखिरकार सामने आ गई। यह ब्रेकआउट डिजिटल सिंगल ऑफ द ईयर की श्रेणी थी। अपने नाम की तरह यह पुरस्कार दर्शाता है कि किसके सिंगल के पास सबसे अच्छे डिजिटल नंबर है। एडन के साथ 4 लोगों को इसके लिए नामांकित किया गया था और जब विजेता की घोषणा करने के लिए एक खूबसूरत मॉडल मंच पर आई तो एडन थोड़ा तनावग्रस्त होने से खुद को रोक नहीं सकी। मुझे शांत होने की जरूरत है, उसने सोचा। मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हूँ और चिंतित नहीं दिख रहा हूँ। ऐसे समय के दौरान कैमरा स्वाभाविक रूप से नामांकित व्यक्तियों पर पेन करेगा और इस स्थिति में सामान्य दिखना कठिन था।
नामांकित लोगों में से एक तनाव में अपने नाखून चबा रहा था, इसलिए एडन अभी भी बेहतर तरीके से अभिनय कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वेड ने उन्हें इस एक के लिए बहुत उम्मीद नहीं रखने के लिए कहा था, क्योंकि नंबर भरने के लिए उन्हें इस श्रेणी में काफी जोड़ा गया था। होल्ड ऑन मी को बहुत सारे व्यूज मिले थे, लेकिन कैटेगरी के दूसरे गानों में ज्यादा व्यूज आए। उनमें से एक को 200 मिलियन से अधिक बार देखा गया था, इसलिए एडन के जीतने की संभावना बहुत कम थी। तो वर्ष के ब्रेकआउट डिजिटल एकल के लिए विजेता है, पुरस्कार पेश करने वाली मॉडल ने कहा। सस्पेंस बनाने के लिए उसके वाक्य में पीछे चल रही है। वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि नामांकित व्यक्ति काफी तनाव में थे और ऐसा लग रहा था कि वह इसका आनंद ले रही है। अंत में उसने विजेता का नाम बुदबुदाया। काइली रोड्रिगेज। जैसे ही उसने नाम की घोषणा की, एक युवती तुरंत खड़ी हो गई, एक साथ हैरान और उत्साहित दिख रही थी। वह गायिका थी जिनके गाने को 200 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका था और कुछ वर्षों से संगीत जगत में छाई हुई थी। दूसरी ओर एडन ने विजेता के लिए कड़वाहट और खुशी से भरी राहत की सांस ली। वह पहले से ही जानते थे कि उनके इस पुरस्कार को जीतने की संभावना कम है, इसलिए इसका उन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने हर किसी की तरह सिर्फ विजेता के लिए ताली बजाई। तो केवल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ही बचा है। उसने सोचा कि काइली ने अपना भाषण शुरू किया। वह इसे लेकर काफी नर्वस था, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि उसके पास वास्तव में उस श्रेणी में जीतने का मौका था जिस श्रेणी में वह अभी हारे हैं। उसके विपरीत राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर में काफी कड़ी प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि उनके अलावा अन्य नामांकित व्यक्ति गीतों और प्रशंसकों की संख्या के मामले में बहुत आगे नहीं थे। वेड ने उन्हें विशेष रूप से कहा था कि अगर वह आज रात जीतने जा रहे हैं तो यही होगा। मुझे आशा है कि श्रेणी आने तक मैं बहुत घबराया हुआ नहीं हूँ। रात होते होते उसने सोचा, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों श्रेणियों के बीच एक बड़ा अंतर था जिसके लिए एडन को नामांकित किया गया था, इसलिए उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। उस समय उन्होंने सिर्फ अवार्ड शो का आनंद लिया और उनका कहना था कि आज रात काफी मजेदार भाषण हुए। एक संगीतकार ने वास्तव में गलती से अपनी पत्नी और प्रेमिका दोनों को धन्यवाद दे दिया, जिससे लोग उसे अजीब तरह से देखने लगे। साथ ही यह मजाकिया भी था। हालांकि संगीतकार की शादी शायद आज रात के बाद हो गई थी। आखिरकार थोड़ी देर बाद राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के अवार्ड की बारी आई। मेजबान जिमी कोलबर्ट वास्तव में किसी को कहते हैं जिसे एडन मंच पर बहुत अच्छी तरह से जानता था। यह स्टीवन मैकडोनाल्ड था, जो एक्स स्टार के जजों में से एक था। एडन ने उसे कुछ महीनों के बाद देखा, लेकिन वह अब भी वैसा ही दिखता था। पुरस्कार का संक्षिप्त परिचय देने से पहले वे मुस्कुराते हुए मंच पर आए और सभी का अभिवादन किया। आज रात मैं इस श्रेणी के विजेता को पेश करने के लिए रोमांचित हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही उन कलाकारों को देखकर अच्छा लगा जिन्हें सुनकर मुझे पुरस्कार के लिए नामांकित होने में मजा आया। उनके वाक्य की अंतिम पंक्ति विशुद्ध रूप से एडन के लिए थी और स्टीवन ने उसे देखा भी। जवाब में एडन बस मुस्कुराया, हर पल अधिक से अधिक घबराहट महसूस कर रहा था। उसके बाद स्टीवन के बगल में स्क्रीन पर नामांकित लोगों के नाम प्रदर्शित किए गए, जबकि दर्शकों ने घोषणा का अनुमान लगाया। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के बाद स्टीवन ने जल्दी से लिफाफा खोला। लिफाफे पर नाम लिखा देखकर उसकी आंखों में कुछ आशा और आश्चर्य के साथ चमक आ गई। विजेता का नाम लेते ही एडन घबराया हुआ लग रहा था। उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी, क्योंकि उसने आखिरकार महसूस किया कि उसके सीने में तनाव बढ़ गया है। यह ऐसा था जैसे वह एक अदालत के मामले में खड़ा था जहां न्यायाधीश फैसला सुनाएगा। उन्हें यकीन था कि वह प्रसारण पर प्रफुल्लित दिख रहे थे। स्टीवन ने नामांकित व्यक्तियों को देखा और बाकी सभी ने भी उनकी ओर देखा, सोच रहे थे कि प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ घर कौन जाएगा। तो विजेता है। जैसा कि इंडी म्यूजिक अवार्ड्स प्रसारित हो रहे थे, यह 1000 से अधिक ट्वीट्स के साथ स्पैरो पर 13वें स्थान पर ट्रेंड कर रहा था। पुरस्कार बहुत लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन वे उस समय प्रसारित हो रहे थे जब अन्य पुरस्कार शो केवल नामांकन जारी करते थे। ऐसे में इस पर कई लोगों की नजर थी, खासकर अगर उनके पसंदीदा संगीतकार को नॉमिनेट किया गया हो। इसके अलावा आज रात लड़ने वाले बैंड के प्रशंसकों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए इसने अवार्ड शो में बहुत अधिक चलन दिया। टॉल शॉट जी, आज रात इन पुरस्कारों को कौन देख रहा है? मेरी प्रेमिका मुझे उन्हें देखने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि वह किसी नामांकित व्यक्ति की प्रशंसक है। मैंने सोचा था कि यह एक रोमांचक रात होने वाली थी, लेकिन यहाँ मैं अपनी प्रेमिका को किसी लड़के से प्यार करते हुए देख रहा हूँ। उपन्यासों से पीड़ित @tall_b_short_d। यही वह कीमत थी जो आपने तब चुकाई थी जब आपने अपने दाहिने हाथ के दाव को धोखा देने का फैसला किया था। माँ, मैं पुरस्कार देख रहा हूँ। मेरे पसंदीदा बैंड ने प्रदर्शन किया और पुरस्कार जीता। मैं बहुत खुश हूँ। लोली ने आपकी बिल्ली खा ली। मैं इन पुरस्कारों से थक गया हूँ। बस ईमेल या कुछ और के माध्यम से पुरस्कार दें। रैपर्स द्वारा गांजा पीने या प्रभावशाली लोगों द्वारा लड़कियों को परेशान करने के बारे में चुटकुले कहाँ है? मैं उसके लिए ये शो देखता हूँ।
ग्लिचिंग भी, प्रदर्शन आज रात बहुत अच्छे हैं, मैं कुछ पुरस्कारों से खुश नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब अच्छा है। हालांकि काइली के लिए खुशी है शुरू करने के बाद से उसका समर्थन करना। मार्टिन लूथर किंग, क्या आप सभी ने जेसा एंडरसन को देखा है? मैंने उनसे इस तरह पुरस्कारों में जाने की उम्मीद नहीं की थी। नूबमास्टर 69, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे यह अवार्ड शो ज्यादा पसंद आ रहा है। यह देखकर खुशी हुई कि इंडी संगीतकार अपने गानों के लिए पहचाने जा रहे हैं। इसके अलावा यह एक ड्रैग की तरह नहीं लगता है। मेरे पंजा चूमो, मुझे राइस का प्रदर्शन बहुत पसंद आया। उनके पुराने गाने आग की तरह हैं, जबकि नए एक ड्रैग की तरह लगते हैं, जैसे ताजी हवा का कोई झोंका नहीं। जब वे बहुत अधिक हो सकते हैं तो उन्हें एक सामान्य बैंड बनते हुए देखना मुश्किल है। एडन की पत्नी, मैं रो रही हूँ कि एडन हार गया। पुरस्कार उनका था, लेकिन किसी तरह किसी और ने डिजिटल एकल पुरस्कार जीता। मैंने वास्तव में सोचा था कि वह जीतने में सक्षम होगा। वर्ष के उभरते सितारे पर सभी उम्मीदें। स्काई नेव्स, क्या किसी को पता था कि इसकी घोषणा की गई थी? अवार्ड आते ही मेरे घर की बिजली गुल हो गई। कौन जीता? डैडी विल, हाँ, यह कुछ सेकंड पहले ही प्रकट हुआ था। विजेता को देखकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। विकृत, एक सुंदर युवक ने पुरस्कार जीता। मुझे लगता है कि उसका नाम एडन सिल्वर है। अप्रैल ऑन रूफ एट मोबाफाइड, आपने क्या कहा? हॉलीवुड इनसाइडर, एडन सिल्वराई ने पुरस्कार जीता। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड अध्याय 084। एडन सिल्वरी, जैसा कि स्टीवन ने उन शब्दों को कहा, भीड़ में एक सेकंड के लिए मौन था, इससे पहले कि हर कोई ताली बजाना शुरू कर दे, क्योंकि स्पॉटलाइट एडन पर गिर गई थी। दर्शकों में ज्यादातर लोगों ने एडन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना है, लेकिन अभी उन्होंने अवार्ड जीता है तो सबकी निगाहें उन पर टिकी थी। कुछ जिज्ञासु थे, कुछ ईर्ष्यालु थे, जबकि कुछ उस युवा व्यक्ति के लिए खुश थे जिसने आज एक पुरस्कार जीता था। जहां तक प्रत्याशियों की बात है तो वे निराश दिखे, लेकिन उनके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वे हार गए। मैं सच में जीत गया, एडन ने सोचा कि जैसे ही लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया, उससे हाथ मिलाने और उसे बधाई देने की कोशिश कर रहा था। यदि वह सच्चा था तो यह एक अवर्णनीय अनुभूति थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जैसे वह हमेशा से थी, और उसका सीना ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह बहुत सारी भावनाओं से भरा हो, ऐसी चीजें जिन्हें वह व्यक्त नहीं कर सकता। कोई कह सकता है कि वह बहुत भावुक हो रहा था, लेकिन यह उसका पहला पुरस्कार था, पहला प्रमाण कि उनमें प्रतिभा थी। एडन को यह भ्रम नहीं था कि उसने यह सब अपने दम पर किया है। उनके सिस्टम ने उनकी काफी मदद की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह मेहनत नहीं करते थे। उन्होंने अपने गानों पर कड़ी मेहनत करने और अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए रातों की नींद हराम कर दी थी, और अब उन्हें आखिरकार एक पुरस्कार मिल रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके कदम मंच पर आ चुके थे। उसने स्टीवन से हाथ मिलाया, जिसने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। तुम इसके लायक हो, पिछली बार जब हम मिले थे तब से आपने बहुत मेहनत की है, वह फुसफुसाया। उसे एक विनम्र गले लगा लिया। शुक्रिया, चलो घटना के बाद मिलते हैं। इतना कहने के बाद स्टीवन ने एडन को अवार्ड दे दिया। अपने हाथ में ट्रॉफी, एक सुनहरे गिटार की मूर्ति लिए हुए, उन्होंने दर्शकों का सामना किया, जो अब अपनी सीटों पर बैठ गए थे। यह उनके भाषण देने का समय था। एडन ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे धुंधली छवियां हो। उन्होंने अपना भाषण शुरू करने से पहले थोड़ा घबराहट महसूस की और एक गहरी सांस ली। मैं अपना लिखा हुआ स्वीकृति भाषण भूल गया। उनकी बातों ने दूसरों को हंसने पर मजबूर कर दिया। उसने सिर्फ यकीन करने के लिए एक लिखा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से उसकी याददाश्त से बाहर था। उसका दिमाग कुछ खाली सा लगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे अपने साथी नामांकित लोगों से खेद है कि आप यहाँ खड़े नहीं हैं। फिर उन्होंने उन लोगों पर नजर डाली जो उनके साथ नामांकित थे। अगर आप में से किसी ने पुरस्कार जीता होता तो मुझे निराशा नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सभी बहुत प्रतिभाशाली हैं। इस पर कुछ लोगों ने ताली बजाई, जबकि एडन ने अपना भाषण जारी रखा। मेरे पास धन्यवाद करने के लिए बहुत से लोग हैं। वेड, अंकल सैम, मेरी माँ वैलेरी, अब्राहम, जैक्सन, कैमरून, एमिली। अब तक मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मुझे वास्तव में आज यह पुरस्कार जीतने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप सभी ने महसूस किया कि मैं जीत जाऊंगा। यहाँ आने से पहले अंकल सैम ने उनसे कहा था कि वह जीतेंगे। उसकी माँ भी उसके लिए दुआ कर रही थी। वह उस समर्थन के लिए आभारी थे। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास बहुत प्रतिभा है या कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन मैं लंबे समय से कड़ी मेहनत कर रहा हूं। आखिरी वाक्य कहते हुए उन्होंने अवार्ड अपने हाथ में थाम लिया। लोगों के ताली बजाने के साथ ही उनका भाषण समाप्त हो गया। फिर वह बस उन्हें देखकर मुस्कुराए और मंच से चले गए। अचानक उसके दिमाग में कुछ शब्द आए। एक समय आएगा जब लोग आपकी प्रतिभा को पहचानेंगे, लेकिन यह मत सोचिए कि उस दिन आपकी यात्रा सफल हो गई। यह अभी शुरू ही हुआ था। इन शब्दों के कारण एडन जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी। उनकी महत्वाकांक्षा के लिए एक पुरस्कार कभी भी पर्याप्त नहीं था, और उन्हें अभी भी अपने करियर में बहुत कुछ हासिल करने की जरूरत थी। यह तो बस एक शुरुआत थी। इंडी म्यूजिक अवार्ड समाप्त होने के बाद समारोह में देखे गए विजेताओं और चश्मों के बारे में बात करने के लिए बहुत सारे लेख स्क्रीन पर फूट पड़े।
कई लेखों ने पूरे समारोह के बारे में बात की, जबकि केवल कुछ प्रसिद्ध गायकों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने पुरस्कार जीते या रात में दिखाई दिए। इंडी संगीत पुरस्कार बहुत हद तक एक अमेरिकी कार्यक्रम था क्योंकि अधिकांश गायक वहां से थे, इसलिए इसकी बहुत अधिक वैश्विक अपील नहीं थी, लेकिन कुछ प्रसिद्ध समाचार आउटलेट्स ने अभी भी इस पर कुछ लेख लिखे हैं। इनमें से एक लेख पॉप जेट पत्रिका का था जिसने समारोह से पहले पुरस्कारों को भी कवर किया था। इस बार भी लेख संगीत समीक्षक जॉनी ग्रैफील्ड द्वारा लिखा गया था। इस लेख के बारे में आश्चर्यजनक बात यह थी कि इसका शीर्षक था इन्फिनिटी, अपेक्षित विजेता और एडन सिल्वरियर का उद्भव। पुरस्कारों की भविष्यवाणी से पहले हमने जो लेख लिखा था, उसी तरह बैंड इन्फिनिटी ने सबसे अधिक पुरस्कारों की झड़ी लगा दी। उनसे हमेशा जीतने की उम्मीद की जाती थी क्योंकि पिछले साल वे दूसरे स्तर पर थे। यह निश्चित रूप से आखिरी बार होगा जब हम इस बैंड को कहीं भी इंडी कहलाने के करीब देखने जा रहे हैं, क्योंकि समारोह के ठीक बाद इन्फिनिटी के रिकॉर्ड लेबल रेड ट्रेन मीडिया ने एक नए एल्बम की घोषणा की। इसमें आश्चर्य की बात यह थी कि इन्फिनिटी बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकारों के साथ सहयोग करने जा रही थी, जिसमें जेसा एंडरसन भी शामिल थी, जो कल रात कार्यक्रम में शामिल हुई थी। यूरोप में बैंड की लोकप्रियता बढ़ने के साथ एल्बम के रिलीज होने के बाद भी एक विश्व भ्रमण हो सकता है। गौरवशाली बैंड के अलावा अन्य विजेता भी थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, कम से कम मेरी नजर में, एडन सिल्वेरी, उसकी आंखें वास्तव में काली हैं। हो सकता है कि किसी ने उनके बारे में ज्यादा न सुना हो, लेकिन पिछले कुछ महीनों में अमेरिका में किसी शादी में शामिल होने वाले लोगों ने होल्ड ऑन मी के बारे में जरूर सुना होगा। वह उनका ब्रेकआउट सिंगल था जिसने मुझे अस्पष्टता से थोड़ा बाहर निकाला। युवा गायक ने प्रसिद्ध पॉप स्टार ग्रे के साथ भी काम किया और अब राइजिंग स्टार के लिए एक पुरस्कार, एक श्रेणी जो हमेशा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह अमेरिका में संगीत के भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताती है। यह सब पिछले कुछ महीनों में, और यह जानकर और भी आश्चर्य होता है कि इसके अलावा वह अपनी अगली फिल्म ब्लैक सैंड्स के साथ भी फिल्मों में आ रहे थे, जो पहले से ही पोस्ट प्रोडक्शन में थी। क्या एडन संगीत में अगली बड़ी चीज हो सकती है? यह कहना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने दिखा दिया है कि उनके संगीत में आत्मा है। अब यह उसके ऊपर है कि वह उस आत्मा का कैसे उपयोग करता है। कई युवा गायक अपने करियर की शुरुआत में ही असफल हो जाते हैं, लेकिन अगर हम एडन के करियर पर एक नजर डालें, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वह जानते हैं कि उनके लिए लगातार आगे बढ़ने का रास्ता कैसे खोजना है। हमारे एक रिपोर्टर ने साइको मीडिया के प्रमुख स्टीवन मैकडॉनल्ड से बात की और किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जिसने एडन को एक्स स्टार के तीसरे सीजन में देखा था। उन्होंने कथित तौर पर हमें बताया, मुझे उनमें बहुत क्षमता दिखाई देती है। विशेष रूप से एक निर्माता के दृष्टिकोण से कोई भी अच्छा संगीत नहीं लिख सकता और यह उनमें एक गुण है। उनका संगीत भले ही गाथागीत की शैली में माना जाता है, लेकिन शब्द लोगों की आत्मा को छूते हैं। यह उनकी सबसे अच्छी क्षमता है, भरपूर आत्मा वाला संगीत। अगली बड़ी सिंगिंग सेंसेशन बनने के लिए उन्हें बस बहुत मेहनत करनी होगी और अच्छी मात्रा में इनोवेशन करना होगा, लेकिन सवाल यह है कि उसे कितने साल लगेंगे। यह तो समय ही बताएगा। एडन ने पुरस्कार जीतने के बाद रात के जश्न में खुद को खो दिया। बड़ी संख्या में लोग उनसे बात करने पहुंचे और उन्हें जीत की बधाई दी। उन्होंने समारोह के बाद आयोजित भोज में भी भाग लिया और उन्हें एंड्रू और स्टीवन के साथ मिलने का मौका मिला। उन्होंने एक्स स्टार पर चर्चा की और बताया कि कैसे उसने पिछले कुछ महीनों में अपने उत्थान से सभी को चकित कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि वे अगले सीजन में भी वापसी करने वाले हैं, जो अगले साल के उत्तरार्ध में शुरू होगा। एंड्रू ने यहाँ तक कि उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें खत्म करने देना उनकी गलती थी, लेकिन वो सिर्फ शब्द थे। एडन यह जानता था, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। पार्टी छोड़ने से पहले स्टीवन ने उनसे पूछा कि क्या वह साइको मीडिया में शामिल होना चाहते हैं। यह एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव था और स्टीवन बातचीत के लिए भी तैयार थे, लेकिन एडन ने यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि वह किसी भी लेबल से स्वतंत्र होना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने भविष्य में साइको मीडिया के साथ सहयोग करने में कोई आपत्ति नहीं की। स्टीवन निराश दिखे, लेकिन उन्होंने हामी भर दी और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अवार्ड शो के बाद वे और वेड सीधे न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए, जहां अब्राहम ने द रैबिट होल में उनके लिए एक पार्टी रखी। यहां तक कि अंकल सैम भी इसमें शामिल हो गए, जिससे माहौल और अधिक संतोषप्रद हो गया। तब तक दिसंबर का मध्य आ चुका था और पूरा न्यूयॉर्क क्रिसमस और नए साल के आने के साथ ही उत्सव के मूड में आ गया था। वेड और एडन दोनों ने भी सिर्फ त्योहारों का आनंद लेने का फैसला किया, क्योंकि उसके बाद अटैक ऑन फ्रीडम के टाइटल ट्रैक का नतीजा सामने आएगा। उन्होंने इससे पहले ही एनिमरोल को जमा कर दिया था और परिणाम नए साल के ठीक बाद सामने आने वाले थे। वहीं ब्लैक सैंड्स की रिलीज भी 2016 की पहली तिमाही में होने वाली थी। लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के बाद वेड ने इसे फसल का मौसम कहा। एडन उनकी बातों से सहमत थे, क्योंकि यह आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत का प्रतिफल पाने का समय था। हालांकि सबसे पहले टाइटल ट्रैक का नतीजा जानना था। वर्सेटाइल सुपरस्टार राइज इन हॉलीवुड अध्याय 085। 3 जनवरी 2016 यह नए साल की शुरुआत थी और पूरा न्यूयॉर्क शहर सफेद रंग में रंगा हुआ था। शहर ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्से बर्फ से ढके हुए हैं, जिससे लोग सड़कों पर गर्म कपड़े पहन रहे हैं।
लेकिन सर्द माहौल के बावजूद सोशल मीडिया अभी भी गुलजार था, खासतौर पर एडन का फैन ग्रुप, जिसके कुछ ही समय में 2500 सदस्य हो गए हैं। इंडी म्यूजिक अवार्ड्स में उनकी जीत और टीवी पर उपस्थिति ने उन्हें और अधिक प्रशंसक दिए। अभी 200 से शुरू हुआ था, लेकिन अब हजारों में था। यह बस बढ़ रहा था और बढ़ रहा था। साल की शुरुआत में प्रशंसक समूह एडन की नई परियोजना के बारे में उत्साहित होकर बात कर रहा था और इस साल वे उससे क्या उम्मीद कर सकते थे। स्काई न्यूज, क्या आपने ब्लैक सैंड्स के प्रचार पोस्टर को देखा? रे हार्डी बहुत अच्छे दिखते हैं और IFDB इंटरनेट फिल्म डेटाबेस में यह कहते हैं कि एडन फिल्म में है जो नींद में है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने एक नई फिल्म के बारे में नहीं सुना। जॉनी बॉय, हाँ, इसकी पुष्टि हो गई है क्योंकि एडन ने फिल्म का पोस्टर भी पोस्ट किया था। ऐसा लगता है कि इसमें एक कैमियो से अधिक है कल की, तो इसीलिए वे शिकागो में थे। देखने में यह किसी गैंगस्टर ड्रामा जैसा लगता है। मुझे आशा है कि यह कुछ अच्छा है और हम एडन को कम से कम लोगों को मुक्का मारते हुए देखते हैं। हो सकता है कि कुछ छुरा भोंकने की कार्रवाई हो। अप्रैल ऑन रूफ, मैं नहीं चाहता कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाए जो बिना कुछ किए अंत में मर जाए। यह दुखद होगा। उनकी आखिरी फिल्म ने उनकी क्षमताओं को बर्बाद कर दिया। चैड पुतिन, वह एक छोटे समय के अभिनेता हैं और उन्हें शायद ही कभी भावपूर्ण भूमिकाएं मिलती हैं। ऐसा लगता है कि जल्द ही हॉलीवुड की ओर बढ़ने का समय आ गया है। जिमी फॉलन, चैड पुतिन, आप मुझे कभी कभी डराते हैं। बढ़ना कठिन है। मुझे आशा है कि वह रे हार्डी के लिए कुछ सहायक पुलिस वाले की भूमिका निभाएगा। यह उसे बहुत सूट करता है। हॉलीवुड इनसाइडर, एडन की भूमिका उनकी पिछली फिल्म से बेहतर है, सब पता है। इसी तरह उन्होंने ब्लैक सैंड्स के नवीनतम पोस्टर पर चर्चा की। पोस्टर रे हार्डी का था जो अपनी कार में एक बंदूक के साथ बैठे थे। उनकी छाया उनकी कार के ऊपर पड़ी हुई थी, जो संतों का संकेत दे रही थी। फिल्म 2 महीने में रिलीज होने वाली थी और फिल्म का प्रचार फरवरी में शुरू होगा। ग्रेनाइट फिल्म्स इसे सीधे फरवरी में रिलीज नहीं कर रहे थे क्योंकि यह वैलेंटाइन का महीना था और बहुत सारी रोम कॉम रिलीज होने वाली थी। सिनेमाघर बहुत सारी जोड़ियों से भरे जाने वाले थे और ऐसे में कोई भी गैंगस्टर ड्रामा देखने नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो। एडन की अगली फिल्म के बारे में बात करने के बाद ध्यान उन तस्वीरों पर चला गया जो उन्होंने इंडी म्यूजिक अवार्ड से ठीक पहले पोस्ट की थी। यहाँ तक एमिली ने भी कुछ पोस्ट किए थे। पुरानी महिलाएं सर्वश्रेष्ठ होती हैं। क्या किसी को पता है कि एक्स स्टार में अन्य प्रतियोगियों के साथ आइडेन के गाने का क्या हुआ? स्काई न्यूज, अभी कुछ समय से इसकी कोई खबर नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह क्रिसमस था और हमें जल्द ही एक अपडेट मिलेगा। एडन की पत्नी, मैंने सोचा था कि यह क्रिसमस गीत होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत था। क्या महिला रोबोट सेक्स कर सकती हैं? यदि वे एक बैंड कर रही हैं, तो यह कभी भी क्रिसमस गीत नहीं होगा, शायद एक पूर्ण विकसित रॉक सिंगल, चूंकि यह अगले महीने सिंगल्स का खतरनाक महीना है। मुझे पूरा यकीन है कि वे इसे जनवरी में रिलीज कर देंगे। बिल्लियां शासक हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ अपडेट जल्द ही आएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह गाना है, निश्चित रूप से एक बढ़ावा होगा क्योंकि एडन ने थोड़ी देर पहले एक पुरस्कार जीता था। मेरे पाठक लुभावने हैं। हाँ, उसके पास गति है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ बहुत बड़ा है या उसे इसके लिए एक पूरा बैंड नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उन्होंने साइको मीडिया के साथ सहयोग किया हो। मैंने उनकी और स्टीवन की तस्वीरें देखी। स्काई न्यूज, जो कुछ भी है, हमें प्रतीक्षा करने और देखने की आवश्यकता है। चलो आशा करते हैं कि यह उनके पिछले गीत से भी अधिक लोकप्रिय हो और हमें इस वर्ष बहुत सारे आश्चर्य मिले। तारांकन तारांकन तारांकन, जैसा कि एडन का प्रशंसक समूह अपनी नई परियोजनाओं के बारे में बात कर रहा था, उसी समय अनिमे रोल अटैक फॉर फ्रीडम के लिए शीर्षक ट्रैक चुनने के लिए अंतिम दौर की बैठकें कर रहा था। एनीमे के डबिंग भाग के कार्यकारी निर्माता स्टीफन ग्रेग बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जबकि कर्मचारियों ने सुना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने छुट्टियों के दौरान मजे किए होंगे, लेकिन अब हमें काम करने की जरूरत है। एनीमे का प्रचार जल्द ही शुरू होगा, इसलिए हमें आज टाइटल ट्रैक का चयन करने की जरूरत है। इसे A&R विभाग को पॉलिश करने और फिर ट्रैक जारी करने के लिए दें। उनकी बात पर सभी ने हामी भर दी। स्टीफन ने अपने सहायक को इशारा किया, जिसने मीटिंग रूम के बीच में स्क्रीन को जल्दी से खोल दिया। इस पर 2 ट्रैक प्रदर्शित किए गए थे। एक बैंड रेस द्वारा फाइट था और दूसरा ड्रीमर्स नामक बैंड द्वारा क्रांति था। हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। ये दोनों गाने काफी दौर से गुजरे हैं और चुने गए हैं, इसलिए मैं इन पर आप सभी की राय चाहता हूँ। याद रखें, हमें आज ही एक को चुनना है। जैसा कि स्टीफन ने कहा, लोग उनके बीच कानाफूसी करने लगे। उन सभी ने दोनों गानों को सुना और महसूस किया कि दोनों गाने काफी अच्छे हैं, लेकिन आगे एक ही जाएगा। मुझे लगता है कि हमें लड़ाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चश्मा पहने एक गंभीर नजर वाले लड़के ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा। उनके सहयोगियों को पता था कि वह इतनी जल्दी बोल रहे थे क्योंकि वह स्टीफन को पदोन्नति से प्रभावित करने के लिए उत्सुक थे। क्यों? स्टीफन ने सरलता से पूछा।
वे बहुत लोकप्रिय हैं। अगर हम उन्हें चुनते हैं तो उनके प्रशंसक एनीमे को बढ़ावा देने में बहुत मदद करेंगे। इसके अलावा पिछले महीने के इंडी म्यूजिक अवार्ड्स में उनके प्रदर्शन की इंटरनेट पर काफी चर्चा हुई थी। उनकी राय में महिला कर्मचारियों में से एक जल्दी से पीछे हट गई। उस तर्क के साथ हमें ड्रीमर्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि एडन सिल्वरियर ने पिछले महीने पुरस्कार जीता था। वह किसी और की तुलना में बहुत अधिक चर्चित थे। उनके बारे में बड़े बड़े लेख भी लिखे गए। चश्मे वाले लड़के के भाव उन शब्दों पर जम गए। जल्दी से अपने शब्दों के बारे में सोचते हुए उसने जवाब दिया, आप इस बिंदु को याद कर रहे हैं कि यह रेस बनाम एडन नहीं बल्कि ड्रीमर्स है। बैंड सिर्फ इस गाने के लिए बनाया गया है, इसलिए सारा फोकस एडन पर नहीं होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे बढ़ावा देते हैं। हम बस इतना कह सकते हैं कि हमने एडन को गाने के लिए कैसे चुना, लेकिन उन्होंने इसके लिए पूरे बैंड को इकट्ठा किया क्योंकि उन्हें लगा कि गाना एक बैंड के अनुकूल है। महिला कर्मचारी ने तुरंत प्रशंसा को आकर्षित करते हुए कहा, उसके शब्दों ने भी बहुत कुछ समझा, जिससे स्टीफन भी हिल गया, लेकिन उन्हें लगा कि उनके कर्मचारी इस बिंदु को याद कर रहे हैं। हम बैंड के बारे में पूरी तरह से बात नहीं कर रहे हैं, हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उन पर ध्यान दें। सभी ने उन शब्दों पर सिर हिलाया। मौका देखकर स्टीफन के सहायक ने जल्दी से जोड़ा, मुझे लगता है कि फाइट मूल ट्रैक की तरह अधिक है और सेपरेट संस्करण को देखने वाले मूल प्रशंसक इसका भरपूर आनंद लेंगे, जबकि क्रांति अधिक कच्चा ताजा है और एक उचित गीत की तरह लगता है जो आपको जोशीला महसूस कराएगा। हाँ, लेकिन समस्या यह है कि दोनों बहुत अच्छे हैं और उनके पीछे अच्छे संगीतकार हैं। महिला कर्मचारी के होश उड़ गए। यदि यह पहले होता तो रहस्य के गाने को फैंटेसी अंतर के कारण चुने जाने की अधिक संभावना थी, लेकिन एडन निश्चित रूप से मीडिया की नजरों में था। यहाँ तक कैमरून या एमिली भी एक्स स्टार में फाइनलिस्ट थे और उनके प्रशंसकों और अनुयायियों की अच्छी खासी संख्या थी। जैक्सन साइको मीडिया का एक हिस्सा था, इसलिए यदि वे ड्रीमर्स के साथ आगे बढ़ते हैं तो वे अपने पीआर का उपयोग करने में भी सक्षम हो सकते हैं। इन सभी बिंदुओं ने आसानी से रेज और ड्रीमर्स को काफी समान बना दिया। मुझे फाइट ज्यादा पसंद है, अचानक A&R टीम के एक कर्मचारी ने कहा। हम इस तथ्य का उपयोग कर सकते हैं कि यह मूल के समान लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि गीत स्वयं बहुत मधुर है और कई हिस्सों में चमकता है। यह सच है, लेकिन हमारे लिए गाना चुनने का मुख्य कारक घातक साबित हो सकता है। प्रशंसक कहेंगे कि हमारे पास नवीनता नहीं है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि श्रृंखला वैसे भी सफल होगी, लेकिन एक अच्छा टाइटल ट्रैक वास्तव में पूरे प्रचार अभियान को आगे बढ़ाएगा। इस तरह कई राय साझा की गई। बहुत से कर्मचारियों ने एक दूसरे से बहस की और यहाँ तक आंकड़े और ग्राफ भी साझा किए गए कि आजकल बाजार में किस तरह के गाने काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के कारण इसे प्राप्त करना बहुत आसान था। इसके अलावा सामान जैसे कि किस गीत में बेहतर आत्मा थी और कौन सा एनीम को अधिक उपयुक्त बनाता है, तरह तरह की राय का दौर चला। अंत में स्टीफन ने एक राय दी जिससे दूसरों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। मुझे खुशी है कि आप सभी की अलग अलग राय है, लेकिन मैं एक ऐसा गाना चाहता हूं जो मूल जापानी टाइटल ट्रैक से बेहतर हो, इसलिए हमें उस दिशा में सोचने की जरूरत है। मूल जापानी शीर्षक ट्रैक को 60 मिलियन से अधिक बार देखा गया था और यह एक ऐसा गीत था जो जापान में विभिन्न संगीत चार्टों पर नंबर 1 था। जापानी बैंड वहां के शीर्ष संगीतकार भी बन गए थे। इसलिए यह कहना कि स्टीफन इससे अधिक होना चाहते थे, यह बहुत बड़ी बात थी। करना लगभग असंभव कार्य है। सर, यह एक बहुत ही असंभव कार्य है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? चश्मे वाले लड़के ने कहा। उस रवैये से कुछ भी महान नहीं होगा। मैं यह नहीं सुनना चाहता कि आप यह या वह नहीं कर सकते। हमारे पास 2 अच्छे गाने हैं। हम सभी को केवल एक का चयन करने और जितना हो सके इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि टाइटल ट्रैक म्यूजिक चार्ट में सबसे ऊपर हो। उन शब्दों के साथ पूरी सभा जल्दी से दूसरी दिशा में बदल गई और अधिक गंभीर आभा आ गई। सभी कर्मचारी जानते थे कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें यह अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता है। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड अध्याय 086। मेरा क्रिसमस बहुत अच्छा गया। मेरी माँ बहुत खुश थी कि मैं इसे अपने परिवार के साथ मना पाया। मेरे भाई को हाल ही में अपने कॉलेज के लिए भी स्कॉलरशिप मिली है, तो यह बहुत अच्छा था। आप सब के बारे में क्या? जैक्सन ने पूछा कि उसने अपने सामने लोगों को अपनी आंखें स्कैन की। द रैबिट होल में वेट के साथ ड्रीमर्स का पूरा बैंड वहां बैठा था। वे सभी छुट्टियों के बाद मिल रहे थे, तो स्वाभाविक विषय था कि उन्होंने क्रिसमस कैसे मनाया था। मैं अपने दादाजी से मिलने गया था। मेरे माता पिता व्यस्त थे, इसलिए मैंने बस उनके साथ समय बिताया। कैमरन ने सख्त लहजे में जवाब दिया। एमिली ने अपने संक्षिप्त उत्तर और लहजे में अपना सिर हिलाया, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे छुट्टियों की बहुत परवाह नहीं है। एडन की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? एडन, आप क्रिसमस के दौरान अपने पुरस्कार को चमकाने में व्यस्त थे या घर लौट आए? मैं यहाँ न्यूयॉर्क में था, एडन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। घर जाने के लिए बहुत व्यस्त। मैंने इसे अपने चाचा और चचेरे भाइयों के साथ मनाया। क्रिसमस के दौरान व्यस्त? एमिली ने एक भान उठाए।
उनके पास बहुत सारे साक्षात्कार निर्धारित थे। इंडी म्यूजिक अवार्ड्स में उनकी जीत के बाद बहुत सारे छोटे और कुछ बड़े मीडिया आउटलेट्स उनका इंटरव्यू लेना चाहते थे। वेड उसके बजाय जवाब दिया। पुरस्कार जीतने के बाद अमेरिकी संगीत परिदृश्य में आइडेन के शेयर कुछ समय के लिए काफी बढ़ गए थे। यह कुछ बड़ा करने के बाद लोगों की नजरों में आने का एक विशिष्ट प्रभाव था, लेकिन दिसंबर के अंत में यह जल्द ही समाप्त हो गया क्योंकि अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार शो आ रहे थे। लेकिन उस दौरान एडन अपनी जीत और भविष्य की योजनाओं के बारे में इंटरव्यू देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। मुझे लगता है कि मुझे अभी से आपको मिस्टर फेमस बुलाना शुरू कर देना चाहिए, एमिली ने मजाक किया, जबकि कैमरून ने उसे एक चकाचौंध दी। गोरा आदमी अपनी सफलता से थोड़ा ईर्ष्या महसूस करता था, लेकिन अंत में वह बहुत कुछ नहीं कर सकता था। एडन ने उस समय में काफी मेहनत की थी जब उन्होंने गायन पर ध्यान देना बंद कर दिया था। अंत में वह अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए खुद को दोषी मानते थे। वैसे भी एनिमे रोल से कोई खबर, आपको अभी तक कोई कॉल प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें अब तक फैसला कर लेना चाहिए था। जैक्सन ने अचानक वेड की ओर देखते हुए पूछा, जिसने अपना सिर हिला दिया। न्यूयॉर्क में पूरे बैंड के वापस आने का कारण टाइटल ट्रैक था। एनिमे रोल ने कहा था कि वे आज उन्हें सूचित करेंगे, इसलिए वे बाद में इसका इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है कि बैठक जल्द ही खत्म हो जाएगी और वे जल्द ही हमें सूचित करेंगे। चलो आधा घंटा और कहते हैं। वेड ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा, लगभग शाम हो चुकी थी और वे पहले से ही कुछ घंटों के लिए वहां बैठे थे। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि हम जीतेंगे, एमिली बुदबुदाई, अचानक थोड़ी चिंतित दिख रही थी। हमारा प्रतिद्वंद्वी एक बड़ा बैंड है, यह आसान नहीं होगा। उनका नवीनतम संगीत बहुत ही औसत है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे जीतेंगे, कैमरन ने कहा। वे अपने प्रमुख पिछले हैं। यह उनका फैसला था क्योंकि उन्होंने राइसेस से जुड़े अधिकांश संगीत को सुना था। हालांकि कैमरून ने इसे नहीं दिखाया, लेकिन बाकी सभी लोगों की तरह कैमरून भी उतना ही चिंतित था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अपने प्रमुख अतीत हैं या यदि वे बहुत पुराने हैं। जैक्सन ने पलटवार किया। वे मुख्यधारा के बैंड बनने से एक कदम दूर हैं और इससे उन्हें हमारे ऊपर भारी बढ़त मिलती है। ड्रीमर्स के बारे में किसने सुना था? यह कहते हुए जैक्सन अपनी सीट के खिलाफ झुक गया। उनके चेहरे पर एक शिकन थी और उनकी मेज के आसपास का माहौल बद से बदतर होता जा रहा था। यहाँ तक एमिली भी अब मुस्कुरा नहीं पा रही थी क्योंकि मामला इतना गंभीर हो गया था। तभी एडन ने अपना मुंह खोला। मुझे लगता है कि आप सभी बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप छुट्टियों की बात कर रहे थे और अब माहौल कितना तनावपूर्ण है। उसने अपने गिलास से एक घूंट लेते हुए कहा, क्या आपको घबराहट नहीं हो रही है? क्या अवार्ड मिलने के बाद आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं? जैक्सन पूछे बिना नहीं रह सका। आखिरी बार उन्हें याद आया कि आइडेन गाने के संगीतकार और गायक थे, लेकिन वह ऐसे अभिनय कर रहे थे जैसे उनके सिर पर कोई तनाव न हो। मैं भी नर्वस हूँ और नहीं, मैं अति आत्मविश्वासी नहीं हूँ। एडन ने हल्की मुस्कान दी। मैं आत्मविश्वासी बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। आखिरकार हमने एक अच्छा गाना बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और यह मेरे कानों में एक अच्छा गाना है। एमिली आखिरी हिस्से पर मुस्कुराए और आइडेन को घूरने के लिए अपना छोटा सा सिर उठाया। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा गाना भी है, लेकिन यह सिर्फ एक विचार है कि अगर यह टाइटल ट्रैक बनने के लिए पर्याप्त नहीं है तो क्या होगा? शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। जैक्सन और कैमरन ने सिर हिलाया। कभी कभी उनका सर्वश्रेष्ठ भी पर्याप्त नहीं होता, इसी वजह से वे बेचैन थे, दुआ कर रहे थे कि गाना सिलेक्ट हो जाए और सोच रहे थे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। यह वाकई एक अजीब एहसास था। हमने काफी मेहनत की, इसके अलावा अगर गाना नहीं चुना जाता है तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एडन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने असफलता का अनुभव किया था और वह यह भी जानता था कि असफलता के बाद भी बहुत सी चीजें हैं जो वे आजमा सकते हैं। एक दरवाजा बंद होता है और दूसरा खुल जाता है, आपको बस उस नए दरवाजे को खोजने की जरूरत है जो खुल गया है। हम क्या कर सकते हैं? कैमरन ने एक भान उठाई। अगर गीत का चयन नहीं होता है तो हम इसके लिए एक संगीत वीडियो शूट करेंगे और इसे गाने के लिए कॉलेज के उत्सवों में जाएंगे। क्वालिटी काफी अच्छी है, मुझे यकीन है कि इसे अपने दर्शक मिलेंगे। वेड ने ही उत्तर दिया था। उसने और एडन ने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया था। वेड एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा हर चीज के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाना पसंद करता था, इसलिए वह बिना सोचे समझे कभी भी किसी चीज में गोता नहीं लगाएगा। एनीमे टाइटल ट्रैक वही था। यह एक अच्छी योजना है, जैक्सन ने कहा और एक पल के लिए माहौल थोड़ा ठंडा हो गया क्योंकि तनाव थोड़ा कम हो गया। कम से कम वे चयनित होने पर सब कुछ ठीक नहीं कर रहे थे और कुछ गलत होने पर पहले से ही बैकअप योजना थी। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि हम चुने जाएंगे, एडन ने गिलास से एक और घूंट लेते हुए सोचा। तभी वेड का फोन अचानक बज उठा। सभी ने इस पर ध्यान केंद्रित किया जैसे कि यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। थोड़ा घबराए हुए वेड ने इसे बाहर निकाला और उनकी आंखों में चमक आ गई। यह एनीमे रोल है, उसने कहा और जैक्सन गटक गया। इसे जल्दी उठाओ। वेड ने सिर हिलाया और उसे उठा लिया। अगले कुछ मिनटों के लिए हर जोड़ी आंखें उसकी त्वचा में खो दी गई क्योंकि उसने दूसरी ओर के व्यक्ति के साथ अपनी बात समाप्त की।
जब उसने अपना फोन नीचे रखा तो उसके चेहरे पर एक शिकन थी। एमिली और जैक्सन दोनों यह सोचकर निराश हो गए कि परिणाम उनके पक्ष में नहीं था। क्या हुआ? एडन ने पूछा। हम अंदर आ गए। हमारे गाने को टाइटल ट्रैक के रूप में चुना गया था। वेड ने एक पल के लिए हर तरह की भावनाओं को महसूस करते हुए कहा। यह सुनकर जैक्सन, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक सेकंड पहले युद्ध में अपना देश खो दिया हो, खुशी से उछल पड़ा और वेड को देखा। हम वास्तव में अंदर आ गए। हाँ, एनीमे रोल ने हमारे गाने को बहुत चर्चा के बाद चुना क्योंकि उन्हें लगा कि यह ताज़ा है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के ठीक बाद वे इसकी पुष्टि करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने जा रहे हैं। उसके बाद वास्तव में उत्सव शुरू हुआ। एमिली ऐसा लग रहा था जैसे वह 10,000 भावनाओं से अभिभूत थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे, जबकि जैक्सन बस उत्साह से चिल्लाया। कैमरन ने बस पीली, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। हम किसी तरह अंदर पहुंचे। शांत रहना कठिन होता जा रहा था। उसने सोचा, एक गहरी आह भरी संगीतकार और गायक के रूप में वह अभिनय करने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे प्रतीक्षा उसे तनावग्रस्त नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर उसने जैक्सन की तरह काम किया होता तो उसके बैंडमेट्स और अधिक घबरा जाते। लेकिन अंत में यह सब अच्छे के लिए काम किया था। उन्होंने रेस को हराया है। तारांकन तारांकन तारांकन। हम अंदर नहीं गए। अलजिद, बैंड रायसे के संगीतकार, जब उन्होंने एनिमरोल के एक कर्मचारी के साथ बात करना समाप्त किया तो उनकी भौहें तन गईं। बैंड के अन्य सदस्य, कैट और नेता ओरियन ने कठोर चेहरे से उसकी ओर देखा। उससे तुम्हारा क्या मतलब है? हमारा चयन क्यों नहीं हुआ? कैट ने पूछा और अलजिद खुद को फटकारने से नहीं रोक पाया। मुझे नहीं पता कुतिया। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि ट्रैक अमेरिकी दर्शकों के साथ काम नहीं करेगा। उन्हें दिया गया दूसरा ट्रैक बेहतर था। मैंने आपको कमबख्त कहा था कि इसे मूल के समान न बनाएं। हमें प्रेरणा लेने के बजाय एक अभिनव गीत के लिए जाना चाहिए था। कैट ने सिक्योरिटी बैंड में उसकी राय को हमेशा खारिज कर दिया जाता था और यह लंबे समय से उसे क्रोध कर रहा था। अब जब वे अपने नाम पर टाइटल ट्रैक पाने से चूक गए तो वह कुछ भी रोके बिना नहीं रह सकी। आप दोनों अपनी अपनी दुनिया में बहुत व्यस्त हैं और संगीत पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, विशेष रूप से आप। ओरियन, उसने बैंड के नेता की ओर इशारा किया जो अब तक चुप था। आप वास्तव में संगीत बनाने की तुलना में अपनी महिला प्रशंसकों के साथ होटल के कमरे में अधिक समय बिताते हैं। क्या बकवास कहा तुमने? ओरियन चिल्लाया, इस तरह के आरोपों को अपने चेहरे पर लेने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें टाइटल ट्रैक से भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन किसी तरह वे खारिज हो गए। इस समय उनका दिमाग खराब चल रहा था। मैंने वही कहा जो तुमने सुना। तुम सिर्फ एक कुतिया हो जो कुछ नहीं जानती। अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो आप एक स्ट्रिपर बन जाते। ऐसे में बैंड के सदस्य आपस में ही लड़ पड़े। यह थोड़ा दुखद था, लेकिन एक बैंड को सदस्यों के बीच हमेशा सम्मान की आवश्यकता होती थी, जो कि रायसे में मौजूद नहीं था। उसके 1 महीने बाद खबर आई कि रायसे टूट गया था। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड। अध्याय 087। एनिमे-रोल ने टाइटल ट्रैक के लिए रिवॉल्यूशन का चयन करने के बाद एडन और उनके पूरे बैंड ने रात का जश्न मनाया। इन दिनों उन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। इसमें अवार्ड जीतने से लेकर तो एडन अवचेतन रूप से एक गार्ड पर चढ़ गया, सोच रहा था कि उसका सौभाग्य कब तक उसका साथ देगा। अगले दिन वेड ने पूरे बैंड को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि अब जबकि कंपनी ने गाने का चयन कर लिया है, उनका काम अभी शुरू ही हुआ था, क्योंकि व्यस्त दिन उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहला काम एक बैंड के रूप में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का किया। जैसा कि एडन संगीतकार और गायक थे, उन्हें गीत से उत्पन्न लाभ का उच्चतम प्रतिशत मिला। हालांकि एनीरोल द्वारा भी बहुत कुछ लिया गया था। वेड और एडन दोनों जानते थे कि कॉर्पोरेट जगत इसी तरह काम करता है, इसलिए वे मुनाफे पर नहीं टिके थे। पहले स्थान पर एडन अवसर को लेकर उत्साहित था, क्योंकि यह एनीमे द्वारा बनाई गई गति की मदद से खुद को और अधिक लोकप्रिय बनाने का मौका था। अगले कुछ दिनों में उन्होंने और पूरे बैंड ने रिवॉल्यूशन के लिए एक बेहतर स्टूडियो संस्करण बनाने के लिए एनीमे-रोल में संगीत निर्देशक के साथ कड़ी मेहनत की। इसके अलावा उन्हें एक साथ अभ्यास करने की भी आवश्यकता थी, और जैसे ही गाना रिलीज होने वाला था, वे टाइटल ट्रैक और एनीमे को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों में जाते थे। एनीमे-रोल की पीआर टीम मुख्य रूप से मेट्यूबर्स और एनीम मंचों पर स्वतंत्रता के लिए हमला में रुचि पैदा करने के लिए भरोसा कर रही थी। थोड़ा बाएं हटो, ठीक वही। हाँ, अब मुस्कुरा दो। नहीं, ऐसे नहीं। एक एशियाई फोटोग्राफर ने एमिली को हरी स्क्रीन के सामने पोज देते हुए निर्देश दिया। उसके चेहरे पर एक सख्त अभिव्यक्ति थी, क्योंकि उसने पहले ऐसा नहीं किया था। इससे पहले कि वह एक अच्छी मुस्कान दे पाती, उसे कुछ समय लगा और फोटोग्राफर की ओर से कुछ डांट भी पड़ी। आपको क्या लगता है कि इसमें और कितना समय लगेगा? एडन ने वेड की ओर देखते हुए पूछा। रिवॉल्यूशन के कवर फोटो शूट में उन्हें आए हुए 2 घंटे हो चुके थे। 1 और घंटा, मुझे लगता है। बाईं ओर एक कुर्सी पर बैठे जैक्सन ने यह सुनकर भौहें चढ़ा ली। इसके बाद भी उन्हें अभ्यास था, इसलिए उनका शेड्यूल पहले से ही पैक नजर आ रहा था। ऐसा लगता है कि हमें जल्द ही कोई खाली समय नहीं मिल रहा है। एडन ने अपना सिर हिलाते हुए हंसा।
जब तक गीत काम नहीं करता तब तक यह सब अच्छा है, हम इसे कल जारी करेंगे और इसकी मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। हम अच्छे नंबरों की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि कुछ समूहों के बीच मंचों और सोशल मीडिया साइटों पर इसके बारे में काफी बात की जाती है। यह सुनकर जैक्सन ने एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिया। क्या अधिकांश एनीमे प्रशंसक डब संस्करण के साथ कुछ नहीं करना चाहते हैं? कुछ डब किए गए एनीम कितने बुरे हैं? यह एक आम धारणा है। कभी कभी वे अमेरिकी दर्शकों को सूट करने के लिए बहुत सारे अर्थ भी बदलते हैं, लेकिन पूरे दृश्य को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे डब में एनीमे देखने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ तक अगर लोग डब पसंद नहीं करते हैं, तब भी वे इसके बारे में बुरा बोलते हैं। नकारात्मक प्रचार एक चीज है। एडन जोड़ा गया, वे चाहते थे कि लोग उनका गाना देखें, भले ही उन्हें नकारात्मक प्रचार जैसी चीजों पर भरोसा करना पड़े। वे इसे केवल उस पर विश्वास के कारण ही कर पाए। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो मंचों पर बुरी बातें करते हैं, लेकिन यह दूसरों को उनके बारे में उत्सुक बनाता है और वे इसकी जांच करते हैं। हमारा गाना अच्छा है, इसलिए हमें सिर्फ एक व्यक्ति को उस पर क्लिक करने की जरूरत है, वेड ने समझाया। और जैक्सन मदद नहीं कर सका, लेकिन सिर हिलाया। वह जानता था कि स्टूडियो संस्करण बहुत अच्छा निकला था और यहाँ तक लाइव अभ्यास भी बहुत अच्छा चल रहा था। जैसा कि एडन बहुत अधिक ऑटो ट्यून का उपयोग करने से मना करता है, लाइव प्रदर्शन और स्टूडियो में उसकी आवाज बहुत समान लगती है। अनुमान क्या है? एडन ने इस बार पानी की बोतल निकालने के लिए हाथ हिलाते हुए पूछा। एक हफ्ते में लगभग 5 मिलियन बार देखा गया कुछ भी सही है। चार्ट पर हम भाग्यशाली हैं अगर यह शीर्ष 30 में शुरू होता है। एनीमे के प्रशंसक इसे स्वचालित रूप से स्ट्रीम करेंगे यदि उन्हें गाने पसंद हैं। वे लगभग उन कोरियाई मूर्ति स्टैंड की तरह हैं। वे खाने या सोने की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन चार्ट में इसे ऊपर लाने के लिए व्यवस्थित रूप से गाने स्ट्रीम करेंगे। एडन यह सुनकर अजीब तरह से हंस पड़ा कि पॉप गाने उनके लिए काफी डरावने थे, क्योंकि उन्होंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। तो हम अच्छे नंबरों की उम्मीद कर सकते हैं। जैक्सन ने राहत की सांस ली। हाँ, जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं होता, मुझे लगता है कि हम मुश्किल में होंगे। अचानक कैमरून एक कठोर भाव के साथ उसकी ओर चला, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। हाथ में उन्होंने अपना फोन पकड़ा हुआ था। क्या हुआ? एडन ने पूछा। कल्पना करें कि जायंट्स अगले सप्ताह अपना नया सिंगल रिलीज कर रहे हैं। गौरव घोषणा से भिन्न रही है। एडन और जैक्सन ने यह सुनकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली, जबकि वेड ने बुदबुदाया, भाड़ में जाओ। स्थिति अचानक बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने जल्दी से अपने फोन निकाले और उसके बारे में सर्च किया। यह पहले से ही स्पैरो पर 14वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। इमेजिन जायंट्स एक विशाल बैंड था जो अमेरिका में सबसे लोकप्रिय था, लेकिन उनका प्रभाव यहाँ जबरदस्त था। उनके बहुत सारे गाने महीनों तक नहीं तो हफ्तों तक चार्ट में सबसे ऊपर रहे। वे अचानक अपना सिंगल क्यों रिलीज कर रहे हैं? वेड ने भौहें चढ़ाकर पूछा। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि वे अभी कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं और बस अपने प्रशंसकों को आश्चर्यचकित करना चाहते हैं, इसलिए घोषणा और प्रचार रिलीज से ठीक एक सप्ताह पहले शुरू हो रहे हैं। उन्हें बहुत आश्वस्त होना चाहिए। एडन की बातों पर कैमरून ने गंभीरता से सिर हिलाया। चीजें अचानक इतनी उज्जवल नहीं दिख रही थी। हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, गाना विफल भी हो सकता है, जैक्सन ने कहा। लेकिन वेड ने जल्दी से अपनी जीभ पर क्लिक किया। वे एक संगीत वीडियो जारी कर रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि गाना फेल हो जाएगा तो वे ऐसा नहीं करेंगे। अगर होता भी तो उसे आसानी से 20-30 मिलियन व्यूज मिल जाते। यही उनके चाहने वालों और प्रतिष्ठा की ताकत है। अमेरिका में ज्यादातर लोगों ने उनके बारे में कम से कम सुना है। ऐसा लगता है कि कठिन समय हमारा इंतजार कर रहा है। वेड की बातें सुनकर एडन बुदबुदाया। बस जब उसे लगा कि चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, तो ऐसा कुछ होना ही था। अब उन्हें ओवरटेक करने के लिए वास्तव में कुछ अप्रत्याशित होगा। उसने सोचा, भीतर की ओर डूब रहा है और सिर में दर्द हो रहा है। तारांकन तारांकन तारांकन। अगले दिन क्रांति आखिरकार रिलीज हुई। एनिमे रोल ने इससे बहुत सारी मार्केटिंग की, लेकिन वे एक रिकॉर्ड लेबल नहीं बल्कि एक एनिमेशन स्टूडियो थे, इसलिए स्पष्ट रूप से न्यूरो एंटरटेनमेंट जैसी किसी चीज की तुलना में इसकी कमी थी। यह गीत मेलोडी के शीर्ष 50 नए एकल चार्ट में 46वें स्थान पर शुरू हुआ। यह एक अपर्याप्त संख्या नहीं थी, क्योंकि एनिमे रोल मार्केटिंग ने मुंह के शब्द पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और एनिमे मंचों की मदद से गीत का प्रसार किया। यह अगले दिन के रूप में भी काम कर रहा था जब चार्ट अपडेट किए गए थे और गाना शूट हो गया था। अगले दिन और अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। ड्रीमर्स द्वारा क्रांति 39वां, ड्रीमर्स द्वारा क्रांति 33वां, ड्रीमर्स द्वारा क्रांति 27वां। इसी तरह जैसे जैसे दिन बीतते गए, इस पर अधिक से अधिक ध्यान दिया गया और गीत पहले सप्ताह के अंत में शीर्ष 20 में प्रवेश करने में भी कामयाब रहा। यह बिल्कुल भी बुरा नहीं था, क्योंकि ड्रीमर्स नाम के एक बैंड के बारे में किसी ने नहीं सुना था, लेकिन ऑनलाइन मंचों पर काफी चर्चा के साथ मैट्यूब और मेलोडी पर विचार लगातार बढ़ रहे थे। एक प्रसिद्ध ऑनलाइन फोरम ज़ेनिया पर झान्ये69 नाम के एक प्रसिद्ध उपयोगकर्ता ने एक पोस्ट जारी किया जिसका शीर्षक था एडन सिल्वरगे ड्रीमर्स एंड द मेकिंग ऑफ ए ग्रेट टाइटल ट्रैक।
पोस्ट की शुरुआत यह पूछने से हुई कि क्या किसी ने ड्रीमर्स नाम के बैंड का क्रांति गाना सुना है। फिर विस्तृत तरीके से पोस्ट किया गया कि बैंड कैसे बना था। संदर्भ के लिए पोस्ट ने कहा कि उन्होंने द रैबिट होल को बार बार देखा, जहां पूरे बैंड ड्रीमर्स अक्सर पाए जाते थे। वहां उन्होंने सीखा था कि कैसे एडन ने अटैक फॉर फ्रीडम के लिए एक अच्छा शीर्षक ट्रैक बनाने के लिए ड्रीमर्स का गठन किया था। इसने बैंड की पिछली उपलब्धियों के बारे में भी पोस्ट किया और कैसे सभी सदस्य एक्स स्टार से थे और बहुत सारी संभावनाएं थी कि एडन ने सिर्फ एक गाने के लिए एक बैंड बनाया। एडन के अभिनय करियर का भी जिक्र था, जिससे पोस्ट पर भारी शोध किया गया। अंत में इसने इस बारे में बात की कि कैसे गीत पिछले कुछ वर्षों में किसी भी एनीमे के लिए सर्वश्रेष्ठ शीर्षक ट्रैक में से एक था। जन्य 69 ने यह कहते हुए पोस्ट को समाप्त कर दिया, मैंने गाने के बारे में सुनने से पहले एडन या ड्रीमर्स के बारे में नहीं सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो गाना बनाया है वह एकदम सही है और सच्चे एनीमे प्रशंसकों के रूप में हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह डूबे नहीं। गानों का समंदर है और इसकी अपनी पहचान है। पोस्ट जारी होने के एक दिन बाद ही इसे 40K से अधिक लाइक्स और 4K से अधिक कमेंट्स मिले, जिससे यह फोरम की हॉट पोस्ट्स में से एक बन गई। फैमिली ज्वेल्स प्रोटेक्टर, मुझे इससे पहले इस गाने या बैंड के बारे में नहीं पता था। पोस्ट के लिए धन्यवाद, गाना जरूर देखेंगे। एनीमे प्रशंसक, मुझे यह भी नहीं पता था कि वे अटैक फॉर फ्रीडम के लिए एक अंग्रेजी शीर्षक ट्रैक जारी करने जा रहे थे। उन्हें मूल ट्रैक के लिए जाना चाहिए था, लेकिन मुझे यह कहने की जरूरत है कि नया भी सही है। मुझे एक तूफान की तरह प्यार करो, मैं क्रांति को मूल से अधिक प्यार करता हूँ। इसने मुझे अपने बॉस को मुक्का मारने के लिए प्रेरित किया और अब मैं आजाद हूँ। गोल मटोल पति, मुझे भी क्रांति बहुत पसंद थी। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि इसे इसका हक मिलेगा। लंबे समय में मैंने जितने भी गाने सुने हैं उनमें से यह गाना आसानी से सबसे अच्छा है। मुझे फोन सिस्टम चाहिए। मैंने इस बैंड के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन यह अच्छा लगता है, इसकी जांच करेंगे। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड अध्याय 088। क्या आप वास्तव में एम्पायर के लिए काम करने जा रहे हैं? उन कमीनों ने हमें लूटा है, रईस अमीर होते जा रहे हैं और हम गरीब। क्या तुम सच में आजादी की लड़ाई में मुझे छोड़ना चाहते हो? हाँ, मैं उनके लिए काम करूंगा। आप समझ नहीं रहे हैं, मैं एक देशद्रोही के रूप में मरना नहीं चाहता। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, एक अच्छा जीवन चाहता हूँ और अगर मैं उनके लिए काम करता हूँ तो साम्राज्य मुझे दे सकता है। हम देशद्रोही नहीं हैं, हम देशभक्त हैं और एक सच्चे देशभक्त को जमीन और जनता के लिए सरकार से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बड़ी स्क्रीन पर जिसने पूरी दीवार पर कब्जा कर लिया था, एनीम स्वतंत्रता के लिए हमला का एक दृश्य दिखाया जा रहा था। दो लोग बहस कर रहे थे और उपशीर्षक स्क्रीन के नीचे प्रदर्शित हो रहे थे। कमरे में काफी अंधेरा था और उसके बीचों बीच एक मोटा आदमी सोफे पर लेटे हुए चिप्स का पैकेट चबा रहा था। मैं इसे कितना भी देखूं, मैं इससे ऊबता नहीं हूँ। मोटा आदमी बुदबुदाया। उसका नाम जिमी टाउनली था और वह एक उत्साही एनीमे दर्शक था। हालांकि वह एक कॉलेज ड्रॉपआउट था, लेकिन उसका नौकरी पाने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि उसका परिवार अमीर था। दूसरे शब्दों में, उसका लक्ष्य जितना हो सके उतना आराम करना था, जब तक कि उसका परिवार उसके खर्चों का भुगतान नहीं कर रहा था। कुत्ता क्या कहता है? वाह वाह वाह। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। वॉल्यूम कम करके उसने उसे उठाया और देखा कि वह उसका दोस्त था जो उसे बुला रहा था। उसका दोस्त फिल उसके जैसा ही था, एक एनीमे वीर। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने उसे उठाया और दूसरी तरफ से फिल की खुशनुमा आवाज निकली, यो जिमी, तुम कैसे हो? लड़कियां अब भी तुमसे दूर भाग रही हैं। फक यू, जिमी मुस्कुराया। आपने मुझे कॉल क्यों किया? कुछ दिलचस्प सामने आया? हाँ, मैं यूं ही फोन नहीं करता। क्या आपने वह प्रेस विज्ञप्ति देखी जो एनिमेरोल ने पिछले सप्ताह स्वतंत्रता के लिए हमले के बारे में जारी की थी? जिमी ने स्क्रीन पर नजर डाली जहां एनीमे खेल रहा था और उत्तर दिया, नहीं। क्या हुआ? मैंने वास्तव में कुछ भी जांच नहीं किया है क्योंकि मैं इन दिनों अपने पसंदीदा एनीम देख रहा हूँ। कुछ वेब उपन्यास भी पढ़ रहे हैं। हॉलीवुड में इसे बनाने की कोशिश कर रहे एक लड़के के बारे में मिला। आपको निश्चित ही इसे परखना चाहिए। मैं इसे बाद में देख लूंगा। खैर, एनिमेरोल ने अटैक फॉर फ्रीडम के डब संस्करण के लिए एक अंग्रेजी टाइटल ट्रैक जारी किया। आपको इसे वास्तव में सुनना चाहिए। इसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी आत्मा में आग जल रही हो। फिल ने जिमी की भौहें ऊपर करते हुए कहा, उन्होंने पहले अंग्रेजी टाइटल ट्रैक सुने थे, वे इतने अच्छे कभी नहीं थे। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह अच्छा है? उस संबंध में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है। मुझे पता है, लेकिन इसकी जांच करें। इसे ड्रीमर्स द्वारा क्रांति कहा जाता है। अपने खातों में इसकी सिफारिश करना न भूलें। अच्छी चीजों को बढ़ावा देना हमारी जिम्मेदारी है। यह कहने के बाद फिल ने कॉल काट दिया और जिमी ने सोचा कि वह एनिमेरोल से कुछ क्यों सुझा रहा है, विशेष रूप से एक प्रसिद्ध एनीमे के डब संस्करण से संबंधित कुछ। फिल को डब किए गए एनीमे से नफरत करने की प्रतिष्ठा थी। जिज्ञासु होने के नाते वह अपने लैपटॉप के सामने बैठने के लिए चले गए और मैट्यूब पर रेवोल्यूशन खोजा। एनिमेरोल चैनल पर एक म्यूजिक वीडियो तेजी से पॉपअप हुआ।
इसे एक हफ्ते पहले रिलीज किया गया था और अब तक इसे करीब 60 लाख बार देखा जा चुका है। म्यूजिक वीडियो सिर्फ अटैक फॉर फ्रीडम की शुरुआत थी। जिमी ने उस पर क्लिक किया और तुरंत संगीत बजने लगा। एक उच्च गति में तार की झंझनाहट ने गाना शुरू कर दिया और बास लाइनें और ड्रम जल्द ही बाहर आ गए। यह बहुत अच्छा है, उसने सोचा, गाने के लिए स्वचालित रूप से वाइबिंग करना जैसे कि यह उसे ऊर्जा दे रहा हो। No matter even if I'm alone. The blood in my mouth just makes the pain sweeter. Push me down, lift me up, I'm still a believer. हिंदी में कोई बात नहीं, अगर मैं अकेला हूँ, मेरे मुंह में खून सिर्फ दर्द को मीठा बना देता है। मुझे नीचे धकेलो, मुझे उठाओ, मैं अभी भी आस्तिक हूँ। गाने के बोल सुनकर जिमी को लगा कि यह उद्घाटन के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि इसने मुख्य पात्र के दृढ़ विश्वास की कहानी बताई कि चाहे कितने ही लोग उसे नीचे धकेल रहे हो, उसका एक स्पष्ट लक्ष्य था और वह उसके लिए लड़ रहा था, एक क्रांति लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। गीत 3 मिनट 30 सेकंड के बाद समाप्त हो गया और जिमी ने तुरंत इसे फिर से बजाया। लंबे समय तक इसे लूप पर सुनने के बाद आखिरकार वह संतुष्ट हो गया। फिर सही है, मुझे इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने की जरूरत है। एनिमरोल ने वास्तव में इस बार गेंद को पार्क से बाहर कर दिया। यह सोचकर उसने मैथ्यू को बंद कर दिया और गौरैया को खोल दिया। स्क्रीन पर देखा जा सकता था कि उनके अकाउंट के 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जिमी आलसी था, लेकिन वह जानता था कि अपने शौक से पैसा कैसे कमाया जाए। उनका अकाउंट एनिमे कम्युनिटी में बहुत प्रसिद्ध था और उनका एक पॉडकास्ट था जिसमें उन्होंने एनिमे और वेब नोवेल्स के बारे में बातें की जो बहुत प्रसिद्ध थी। उन्होंने फटाफट क्रांति का लिंक पोस्ट किया और इसके बारे में ट्वीट किया। दोस्तों, आपको इसे सुनने की जरूरत है, यह गाना मुझे वजन कम करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी पोस्ट ने तुरंत ही बहुत ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने गाने को बढ़ावा देने के लिए अपने दोस्तों को ढेर सारे फॉलोअर्स के साथ टैग भी किया। यहाँ तक एनिमेरोल पीआर टीम ने भी मौका देखा और रीट्वीट किया। पोस्ट पर 7000 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया और गाना तेजी से फैल रहा था। स्काईनेव्स, वाह, रिवॉल्यूशन को एनीमे कम्युनिटी का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। आइए गीत को शीर्ष पर ले जाएं, एडन और ड्रीमर्स के लिए। गलफुला बिल्ली डीलर, इसे रीट्वीट करने के लिए धन्यवाद जिमी। मैं इन दिनों गाने को लूप पर सुन रहा हूँ, इसे लूप पर खेलते हुए रोजाना व्यायाम करना। उसे पीछे ले जाएं। मैंने वास्तव में इस गीत के बारे में कभी नहीं सुना है। हर कोई इसके बारे में क्यों बात कर रहा है? मैं मजाकिया बात करता हूँ। मुझे डब किए गए एनीम और इसके साथ कुछ भी करने से नफरत है। आरा आरा अंग्रेजी में भी अच्छा नहीं लगता। डांसर कॉग को गाना पसंद है। कॉग इसे मंजूरी देता है। जाओ इसे सुनो। हर एक सेकंड में मरना। क्या किसी को पता है कि बैंड का कोई शो हो रहा है? मैं वास्तव में उन्हें लाइव प्रदर्शन करते देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वातावरण बहुत विद्युतीय होगा। जेठा वर्चस्व, मुझे लगता है कि वे न्यूयॉर्क एनिमकॉन में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कई बैंड वहां परफॉर्म कर रहे हैं और एनिमेरोल का वहां अपना कन्वेंशन भी है। टोनी सांसिम, मैं इस साल एनिमकॉन के माध्यम से नहीं जा रहा था, लेकिन अब मैं उन्हें लाइव प्रदर्शन करते हुए देखूंगा। मुझे आशा है कि वे काफी अच्छा प्रदर्शन देंगे। अमेरिका का गधा, हाँ, कई बैंड स्टूडियो एल्बम की तुलना में लाइव में बहुत अलग लगते हैं। मुझे आशा है कि यह ऐसा नहीं है। दादाजी कल्टीवेटर, ये ड्रीमर्स क्या होते हैं? मैंने उनके बारे में पहले नहीं सुना है। वे अचानक किसी बॉलीवुड फिल्म में डांस नंबर की तरह पॉप अप हो गए। क्यों सुपरहीरो बिस्तर में अपने साथी को सभी विकिरणों के साथ नहीं मारते हैं? गाना डोप है। मुझे आशा है कि इसे वह पहचान मिलेगी जिसके वह हकदार है। हॉलीवुड इनसाइडर, एडन हमेशा इसे पार्क के बाहर मारता है। आइए उसका समर्थन करते रहें। बड़ा समर्थक। Like those who came before you, your crown is going to fall. No matter how tall are the walls. No, I'm not the chosen one. I just have a dream to keep running. I know I will fall, but I will move until I turn to nothing. हिंदी में उन लोगों की तरह जो आपसे पहले आए थे। आपका मुकुट गिरने वाला है, दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों न हो। नहीं, मैं चुना नहीं गया हूँ। मेरा बस दौड़ना जारी रखने का सपना है। मुझे पता है कि मैं गिर जाऊंगा, लेकिन मैं तब तक हिलूंगा जब तक कि मैं कुछ भी नहीं हो जाता। ढोल पीटना आखिरी चीज थी जिसे दर्शकों ने गाना खत्म होते ही सुना। एडन गहरी सांसें ले रहा था और उसकी कमीज भीग गई थी। उनके सामने पूरा सभागार चांदी की रोशनी से भर गया क्योंकि दर्शकों ने प्रदर्शन के अंत में खुशी मनाई। वो एक अच्छा गाना था। एक और आप एक महान गायक हैं। मैं आपसे प्यार करती हूँ। दर्शकों की प्रतिक्रिया सुनकर आइडेन मुस्कुराए और दूसरों के साथ मंच छोड़ने से पहले उन्हें धन्यवाद दिया। वर्तमान में वे गाने को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक शो कर रहे थे और वेट के अनुसार यह चार्ट पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। यहाँ तक जिस तरह से चीजें चल रही थी उससे एनिमेरोल भी खुश था। हालांकि कार्यकारी निर्माता स्टीफन चाहते थे कि गीत बेहतर तरीके से चले। हर कोई जिसने इसके बारे में सुना था ने यह कहते हुए इसकी प्रशंसा की कि यह एक महान शीर्षक ट्रैक था। इस वजह से लोगों की जुबान फैल रही थी और संख्या लगातार बढ़ रही थी। वो एक और शो समाप्त हो गया। रात के लिए और कितने
बैकस्टेज आते ही जैक्सन ने बुदबुदाया, हमेशा की तरह यह विभिन्न कर्मचारियों के सदस्यों के घूमने में व्यस्त था। और आज रात, एडन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने वर्षों में इतनी मेहनत नहीं की है, लेकिन यह अच्छा लगता है, जैक्सन ने कहा और एमिली ने उसके बगल में सिर हिलाया। हाँ, मेलोडी के शीर्ष 50 नए एकल में गीत भी 11वें स्थान पर पहुंच गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतने कम समय में इतना ऊपर उठ जाएगा। सभी ने उन शब्दों पर सिर हिलाया। गाना बहुत अच्छा कर रहा था, खासकर क्योंकि वे बिना नाम के बैंड थे और उनके प्रशंसक ज्यादातर व्यक्तिगत थे, लेकिन उन्हें एनीम समुदाय से बहुत समर्थन मिला है। यह पर्याप्त नहीं है, कल्पना कीजिए दिग्गज अभी भी शीर्ष स्थान पर है, कैमरन ने अचानक कहा। मैं उनसे ऊपर जाना चाहता हूँ। कैमरून, वे एक बड़े बैंड हैं, हमारे लिए उन्हें हराना मुश्किल है, जैक्सन ने प्रतिवाद किया। पहले से ही गीत को मिल रहे स्वागत से बहुत खुश था। मुझे लगता है कि क्रांति उनके गीत से बेहतर है, उनके प्रशंसक इसे नॉनस्टॉप स्ट्रीम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कल एनीम कॉन में इसे बढ़ावा देने का एक अच्छा मौका है। एडन ने उन शब्दों पर सिर हिलाया। एनीम कॉन उनके लिए एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान आकर्षित करने का एक बड़ा अवसर था। यदि प्रदर्शन सही रहा तो बहुत से लोग गाने को ऑनलाइन देखेंगे। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड अध्याय 089। सब कुछ कैसा चल रहा है? आप इन दिनों नॉनस्टॉप काम कर रहे हैं। अंकल सैम के शब्द उनके कानों में पड़े और एडन ने चलती वैन की खिड़की से बाहर देखा। वह इमारतों को चमकते हुए देख सकता था। ज्यादातर चीजें ठीक है, एक गाने के रिलीज होने के बाद चीजें हमेशा व्यस्त रहती है। मैंने इसे लोनली के प्रचार के दौरान सीखा। गाने को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इसका प्रचार करना महत्वपूर्ण है। एडन ने संगीत चार्ट के बारे में सोचते हुए कहा, मैं अपने रेस्तरां में हर रोज गाना बजा रहा हूं और यहां तक कुछ ग्राहकों से इसे मेलोडी पर स्ट्रीम करने के लिए कह रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि यह जल्द ही चार्ट्स पर बेहतर प्रदर्शन करेगा। इसके लिए धन्यवाद। और यह चार्ट पर अच्छा कर रहा है। हम पहले ही यूट्यूब पर 10 मिलियन व्यूज पार कर चुके हैं। यह चार्ट में भी 11वें स्थान पर है, जो एक एनीमे टाइटल ट्रैक के लिए एक बड़ी बात है। एडन ने कहा, यह सच था कि वे अपने मानक के लिए बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन मीडिया का अधिकांश ध्यान इमेजिन जायंट्स के नए गीत पर था। नेचुरल हैबिट्स टाइटल वाला गाना पिछले एक हफ्ते में ज्यादातर चार्ट्स में नंबर 1 रहा। दोनों गाने एक ही समय में रिलीज हुए थे, इसलिए उनके बीच का अंतर वास्तव में निराशाजनक था। मुझे नहीं लगता कि आप इससे संतुष्ट होने के प्रकार हैं। आपके पास हमेशा बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, भले ही आप इसे प्रदर्शित न करें। एडन यह सुनकर हंसे बिना नहीं रह सका। उसके चाचा उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। हाँ, मुझे पता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एनीमे कॉन में प्रदर्शन के बाद गाना अपनी रैंकिंग और व्यूज में सुधार कर सकता है। वहाँ हजारों लोग होंगे और एनिमेरोल ने हमें एक अच्छा मंच दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की है। क्या आप रास्ते में हैं? हाँ, एडन की नजर वेट पर पड़ी जो कार चला रहा था। अभी भी सुबह का समय था और वे पहले से ही अपने रास्ते पर थे। क्या आप वहां से कुछ चाहते हैं? एक सेकंड के लिए कोई जवाब नहीं आया और उसके बाद अंकल सैम ने अजीबोगरीब लहजे में जवाब दिया, आह बिल्कुल, विंटेज गेम्स बेचने वाले बहुत सारे लोग होंगे। मेरे लिए कुछ खरीदने की कोशिश करो, मैं उन्हें अपने संग्रह में शामिल करूंगा। आप हमेशा वीडियो गेम चाहते हैं। जब कोई और चीज मुझे रुचती है तो मैं भी उससे चाहूंगा। खैर, मैं अभी फोन रख देता हूँ। अपने प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं और कभी कभी अपनी माँ को फोन करें, वह चिंतित हो जाती है। ठीक है, एडन ने कॉल काट दी और आह भरी। तभी एमिली ने उनका ध्यान खींचने के लिए अपने गाल थपथपाए। वह तुम्हारे चाचा थे? उसने सिर झुकाते हुए पूछा। हाँ, वह गाने और अन्य चीजों के बारे में पूछ रहा था। वह अच्छा लग रहा है। वह है, एडन ने बस इतना ही जवाब दिया और एमिली ने सिर हिलाया। उसी समय उसके आगे बैठे जैक्सन ने अपना सिर पीछे कर लिया और पूछा, अरे एडन, एनीम सम्मेलनों में भी क्या होता है? वे वीडियो गेम सम्मेलनों के समान ही हैं। वे सिर्फ एनीम या मंगा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें बहुत से लोग अपने पसंदीदा पात्रों को खेलते हैं। लोग पुराने वीडियो गेम या पंखे से बने मंगा और उपन्यास जैसी चीजें बेचने के लिए अपने स्टॉल भी लगाते हैं। बहुत मजेदार लगता है, जैक्सन ने कहा, फिर अपना सिर झुका लिया। क्या आपको लगता है कि हमें भी कॉस्प्ले खेलना चाहिए था? मुझे पूरा यकीन है कि मैं एनीम नायक के गेटअप में अच्छा दिखूंगा। कैमरन यहाँ विलेन हो सकते हैं, उसके पास इसे खींचने के लिए चेहरा है। जैक्सन के उपहास भरे शब्दों पर कैमरून घबरा गया। इससे पहले कि एडन जवाब दे पाता, कार चला रहे वेड ने अपना मुंह खोल दिया। हम यहाँ हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जब जैक्सन ने सम्मेलन में प्रवेश किया तो वह बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। उनके सामने पूरा नजारा हर उम्र और लिंग के लोगों से भरा हुआ था। दीवारों पर उन घटनाओं की सूची के साथ साथ प्रसिद्ध एनीम के पोस्टर थे जिन्हें वे यहाँ अनुभव कर सकते थे। इस कार्यक्रम में जापान के कई प्रसिद्ध मंगा कलाकार और आवाज कलाकार शामिल होने जा रहे थे। सम्मेलन हमेशा ऐसे ही होते हैं, वेड ने कॉस्प्लेयर्स के एक समूह की ओर देखते हुए कहा। उनके अलावा लाल बालों वाला एक लड़का था और उसके हाथ में प्लास्टिक की तलवार थी। दाईं ओर एक महिला ब्लॉगर थी जो सम्मेलन में विचारों के लिए अपने अनुभव की शूटिंग कर रही थी। यहाँ तक कि कुछ लोग जानवर की वेशभूषा में थे, सिर से पांव तक ढके हुए थे। मैं वास्तव में आश्चर्य करता हूँ कि क्या वे उनमें गर्मी महसूस नहीं करते हैं।
एडन ने सोचा कि वह उस क्षेत्र की ओर चल रहा है जिस पर एनिमेरोल टीम ने कब्जा कर लिया था। अग्रणी एनीम डबिंग कंपनियों में से एक के रूप में वे सम्मेलन के लिए आयोजन समिति का भी हिस्सा थे। अरे आइडेंट, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ ज्यादा आनंद नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत था। जैक्सन ने अचानक उसे कंधे पर थपथपाया और कहा, आपने अपना मन क्यों बदल दिया? वहाँ देखो। जैक्सन ने कॉल के एक समूह की ओर इशारा किया जो सेल्फी ले रहे थे। उन्होंने काफी छोटी पोशाक पहनी हुई थी और उनके सिर पर जानवरों के कान लगे हुए थे जो उन्हें एक प्यारा और सेक्सी लुक दे रहे थे। मैं देख सकता हूँ कि आप इसे यहाँ क्यों पसंद करते हैं, एडन ने कहा, जबकि जैक्सन सोच रहा था कि क्या उसे उन लड़कियों से बात करनी चाहिए। इस तरह वे अधिवेशन में एनीम रोल स्टैंड तक चले गए। कुछ कर्मचारी जल्दी से उनकी ओर एक आदमी के साथ चले गए जो ऐसा लग रहा था कि वह लंबे समय से सोए नहीं थे और उनका नेतृत्व कर रहे थे। एमिली ने मजाक में यह भी कहा कि उन्होंने एक ज़ोंबी के रूप में कॉस्प्ले किया था। आप सब अंत में यहाँ हैं, तुम बहुत जल्दी में हो, लड़के ने सबसे हाथ मिलाते हुए कहा। मुझे सुबह सबसे पहले यहाँ आने के लिए कहा गया था, वेड ने कहा। फिर उस लड़के के अलावा देखा, क्या सब कुछ पहले से ही सेट है? हमें प्रदर्शन के लिए आवश्यक सभी उपकरण मिल गए हैं, लेकिन हम इसे शाम 4 बजे शुरू करना चाहते हैं क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग यहाँ होंगे। मंच पहले से ही निर्धारित है, इसलिए आप सभी को उस समय तक अपना प्रदर्शन शुरू करने की जरूरत है, लड़के ने समझाया। वेड और उन्होंने कुछ और मिनटों के लिए बात की और ऐसा लगा कि वे तब तक सम्मेलन में घूमने के लिए स्वतंत्र थे। कैमरून बस यह कहते हुए चला गया कि वह यह देखने की कोशिश करेगा कि क्या यहाँ कुछ ऐसा है जो उसे रुचि देता है, और जैक्सन ने लड़कियों पर हमला करना छोड़ दिया। एमिली यह कहकर भी चली गई कि वह अपने परिवार के लिए कुछ सामान खरीदेगी। मेरे पास 3 घंटे हैं, शायद मुझे अंकल सैम के लिए कुछ गेम खरीद लेने चाहिए। एडन ने ऐसा सोचा और उस क्षेत्र की ओर चल दिया जहां गेम बेचने वाले बहुत सारे स्टॉल थे। रास्ते में उसने शुभंकर पोशाक पहने और वीडियो गेम पहने बहुत से लोगों का मुकाबला किया। एक लड़का लीजेंड ऑफ वेल्डा के मुख्य पात्र की तरह दिख रहा था और दूसरा लड़का इलेक्ट्रिक माउस पोशाक पहने हुए था। जैसे ही वह स्टॉल के करीब पहुंचा, उसने लोगों को सेल्समैन की तरह सामान बेचते हुए सुना। आपको इस खेल को अपने लिए आजमाना चाहिए। आप बिना किसी परवाह के लोगों को मार सकते हैं और यह प्रीमियम संस्करण भी है। आप असल जिंदगी में अपने बॉस से नफरत करते हैं, उसे एक ज़ोंबी के रूप में सोचो और उसे खेल में मार डालो। 100% प्रभावी तरीका। मैं सुपरहीरो के बारे में एक ग्राफिक उपन्यास $15 में बेच रहा हूँ। यदि आप 3 हैं तो आपको पिकामून मून मुफ्त में मिलेगा। बिक्री के लिए पुराने खेल। यह सामान आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अब जल्दी करो, वे कलेक्टर के संस्करण है। एडन तीसरे स्टॉल की ओर गया और अपने अंकल के लिए कुछ विंटेज गेम्स उठाए। उनमें से ज्यादातर 2000 के दशक की शुरुआत में रिलीज हो गए थे, लेकिन उनका प्लॉट अभी भी बहुत अच्छा था। एकमात्र समस्या जो हो सकती थी वह थी नियंत्रण और ग्राफिक्स। इससे अंकल सैम खुश होंगे, वह यह सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एमिली एक लड़के से घिरी हुई है जो उसका हाथ पकड़े हुए है। क्या वह उसे जानती है? उसने सोचा। उस लड़के के चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान थी, लेकिन जब उसने एमिली को देखा तो वह बहुत असहज लग रही थी, जैसे वह उस स्थिति को पसंद नहीं करती थी जिसमें वह थी। एमिली, क्या तुम ठीक हो? एडन तेजी से उसकी ओर दौड़ा। जब उसने उसे देखा तो वह शांत हो गई और उसके पास खड़ी हो गई। उसने अपने सामने काले बालों वाले लड़के को देखा। तुम कौन हो? मैं सिर्फ उसका प्रशंसक हूँ। मैं एक्स स्टार के दिनों से उसका पीछा कर रहा हूँ। मैं भी आपको जानता हूँ, आप प्रतियोगिता में दिखाई दिए। उस आदमी ने कहा, अभी भी वही मुस्कान दे रहा है जैसे उसने कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन एमिली का चेहरा देखकर एडन को यकीन हो गया था कि कुछ हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वह सहज है। मैं सिर्फ एक सेल्फी चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि जब मैं उनका प्रशंसक हूँ तो यह पूछने के लिए बहुत कुछ है। उस आदमी ने अपने आख्यान को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन एडन कभी भी धक्का देने वाला नहीं था। उसने सोचा कि अपनी आंखें बंद करने और काय के चरित्र के बारे में सोचने से पहले उसे क्या करना चाहिए। उनके कौशल की बदौलत उनके द्वारा निभाए गए किरदार अभी भी उनके दिमाग में थे। वह जब चाहे तब उन्हें एक्सेस करने में भी सक्षम था। जब उसने काय के बारे में सोचा तो उसकी वाइब्स अचानक बदल गई और उसकी आवाज कुछ और गंभीर हो गई। हट जाना, उन्होंने बस उन शब्दों को कहा और प्रभाव स्वयं व्याख्यात्मक था। एडन के चेहरे पर डरावने भाव देखकर वह आदमी गपशप कर गया और बिना रुके तेजी से भाग गया। अब जब वे अकेले थे, सामान्य स्थिति में लौटने के बाद एडन एमिली की ओर मुड़े। वह किसी कारण से थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, जैसे वह खुद एक सेकंड के लिए नहीं था। उसने क्या किया? वह अभी कहीं से बाहर आया, कह रहा है कि वह एक प्रशंसक है। मैं पहले ठीक था, लेकिन वह अजीब लग रहा था और अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। जब तुम आए तो मैं चीखने ही वाली थी। एमिली अभी भी थोड़ी असहज दिख रही थी, लेकिन उसने राहत की सांस ली। हमें उसके बारे में अधिकारियों को बताना चाहिए, वह अच्छा नहीं लगता। नहीं, ठीक है, मैं पहले भी ऐसे प्रशंसकों से निपट चुका हूँ। चलो बस वेट पर लौटते हैं और हमारे प्रदर्शन तक इंतजार करते हैं। एडन ने इस पर कुछ नहीं कहा और सिर हिला दिया। वे वेट के पास लौट आए, लेकिन पूरे रास्ते में उनके दिल में एक गंभीर चिंता का भाव था।
वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड अध्याय 090। अधिवेशन के सभागार के ठीक बाहर एक बड़ा मंच था। जैसे ही यह घोषणा की गई कि एक बैंड क्रांति नामक गीत प्रस्तुत करने जा रहा है, बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। बहुत सारे लोग ड्रीमर्स या क्रांति से अनजान थे, लेकिन जिन्होंने इसके बारे में सुना है, वे इसे सुनने के लिए अपने दोस्तों को खींच लाए। कई जिज्ञासु होने के कारण भी आ गए। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अधिवेशन ने उन्हें बहुत अधिक बढ़ावा नहीं दिया था। उनके प्रदर्शन के पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश सम्मेलन में उन्हें सुनने के लिए नहीं आए थे। कुछ बस यह जानने का इंतजार कर रहे थे कि किस प्रकार का प्रदर्शन होने वाला है, जबकि अन्य सिर्फ अपने फोन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। क्या चल रहा है? कोई बैंड प्रदर्शन करने जा रहा है। मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। सपने देखने वाले, मुझे लगता है कि मैंने उनका गाना कहीं सुना है। एनीम समुदाय में बहुत से लोग इन दिनों इसकी सिफारिश कर रहे हैं। क्या यह वास्तव में स्वतंत्रता के लिए हमला का शीर्षक ट्रैक है? इसी तरह उन्होंने आपस में बात भी की। मंच के पीछे खड़े होकर एडन ने उन लोगों को देखा जो उन्हें प्रदर्शन देखने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। आपको क्या लगता है कि कितने लोग इकट्ठा होंगे? जैक्सन, जो अपने हाथ में ड्रमस्टिक पकड़े हुए था, ने कहा। यहाँ लगभग 2000 लोगों को रखा जा सकता है। आप इसके आसपास उम्मीद कर सकते हैं। हर मिनट अधिक से अधिक लोग आ रहे हैं। अच्छी बात है, हमारे अन्य शो से बहुत अधिक। हाँ, चलो आशा करते हैं कि यह ठीक हो जाए। जैसा कि उन्होंने उनके बारे में बात की, प्रदर्शन की शुरुआत की घोषणा करने के लिए एक महिला मेजबान मंच पर खड़ी थी। मुझे आशा है कि आप सभी न्यूयॉर्क एनीम कॉन में मजा कर रहे हैं। उसकी बातों से भारी जयकारा निकल गया। वह दर्शकों को देखकर मुस्कुराए और फिर अपना मुंह खोला। अब आज हमारे पास आपके लिए कुछ रोमांचक है। एक बेहद प्रतिभाशाली बैंड ड्रीमर्स आज यहाँ अपना एकल क्रांति गाने जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कुछ लोगों ने गाने के बारे में सुना होगा। भीड़ में से कुछ लोगों ने उसकी बातों पर सिर हिलाया, जैसा कि उसने जारी रखा। यह प्रसिद्ध एनीम स्वतंत्रता के लिए हमला के लिए आधिकारिक अंग्रेजी शीर्षक ट्रैक है। कृपया बैंड ड्रीमर्स के लिए एक बड़ी खुशी दे। जैसे ही उसका परिचय समाप्त हुआ, आइडेन और उसका बैंड मंच पर चढ़ गए। भीड़ में से कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया, जबकि कुछ लोगों ने प्रदर्शन का अनुमान लगाया। उनके उपकरण पहले से ही स्थापित थे, इसलिए उन्होंने बिना एक सेकंड बर्बाद किए अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। 1 2 3 चलो चलते हैं। एडन ने अपने इलेक्ट्रिक गिटार की आवाज के साथ गाना शुरू किया तो पूरा सभागार खामोश हो गया। यह ऐसा था मानो फुसफुसाहट के रूप में शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड में ऑडिटोरियम में आवाज भर गई। ड्रम और कीबोर्ड ने जल्द ही तालमेल बिठा लिया, क्योंकि वाद्य यंत्रों से चांदी की रोशनी की चिंगारियां निकलने लगी। उस भीड़ पर नजर डालते हुए जोर से घूर रही थी, उसने पहला पद शुरू किया, जोर से, अनर्गल और शक्ति से भरा हुआ, जैसे वह कोई युद्ध गीत गा रहा हो। I am standing at the back of the line, waiting for the right time. I have been bruised, I have been scraped, fire is running in my veins. My legs binded by chains as atrocities reigns. हिंदी में, मैं लाइन के पीछे खड़ा हूँ, सही समय का इंतजार, चोट लग गई है, छिल गई है, मेरी रगों में आग दौड़ रही है, अत्याचार के शासन के रूप में मेरे पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं। जैसे ही पहली कविता शुरू हुई, एक ध्वनि तरंग की तरह चांदी की रोशनी उसके शरीर से निकल गई। जो लोग गाने पर ध्यान नहीं दे रहे थे और अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, वे एडन पर ध्यान केंद्रित किए बिना नहीं रह सके। जो लोग अपने फोन में व्यस्त थे, उनके लिए भी ऐसा ही था। कुछ लोगों ने उन्हें रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया। जैसे ही गीत ने 30 सेकंड का आंकड़ा पार किया, एमिली का कीबोर्ड वाला हिस्सा आवश्यक हो गया और उसने कुशलता से इस भूमिका को निभाया। उसके वाद्य यंत्र से निकलने वाली कोमल धुन गिटार और ड्रम की कठोर धुनों के साथ मिल जाती है। भले ही वे पूरी तरह से अलग थे, वे एक साथ अच्छी तरह से मिश्रित थे। Like those who came before you, your crown is going to fall. No matter how tall are the walls. No, I'm not the chosen one, I just have a dream to keep running. I know I will fall, but I will move until I turn to nothing. हिंदी में, उन लोगों की तरह जो आपसे पहले आए थे, आपका मुकुट गिरने वाला है, दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों न हो। नहीं, मैं चुना नहीं गया हूँ, मेरा बस दौड़ना जारी रखने का सपना है। मुझे पता है कि मैं गिर जाऊंगा, लेकिन मैं तब तक हिलूंगा जब तक कि मैं कुछ भी नहीं हो जाता। एडन के लिए यह हिस्सा हमेशा मुश्किल था, क्योंकि इसमें उन्हें बहुत सारी भावनाओं को व्यक्त करने की जरूरत थी। उसके मन में एक राजा की आकृति को देखते हुए एक लड़के की कल्पना करने में सक्षम था। जो चीज उन्हें अलग करती थी वह दीवारें थी, लेकिन लड़का राजा तक पहुंचने के लिए उन दीवारों को तोड़ने के लिए तैयार था, और यही एडन ने व्यक्त करने की कोशिश की। दृढ़ विश्वास की मजबूत, दृढ़ भावनाएं। ऐसा लगा कि यह काम भी कर रहा है, क्योंकि सभागार में हर कोई मदहोश दिख रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बैंड ऐसा होगा, लेकिन अब वे पूरी तरह से अपने संगीत में डूबे जा रहे थे। प्री कोरस के आते ही अचानक गिटार और बास की गति धीमी हो गई। पूर्व कोरस भाग लगभग ऐसा था मानो यह कान में फुसफुसा रहा हो, एक चेतावनी जो दी गई थी, इसे सुनकर कोई ऐसा ही सोचेगा। The scent of blood is in the air. Animals are hiding in their lair, aware of the incoming nightmare.
हिंदी में हवा में खून की गंध है, जानवर अपनी मांद में छिपे हैं, आने वाले दुःस्वप्न से अवगत। एडन ने वास्तव में धीरे धीरे और कमजोर रूप से भाग गाया, लेकिन उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने लोगों को अनुमान लगाया कि आगे क्या होने वाला है। प्री कोरस समाप्त होने के बाद गाने की गति फिर से बढ़ गई, क्योंकि सभी वाद्य यंत्र एक साथ मिलकर एक गाना बनाते हैं जो वास्तव में आपके दिल की धड़कन को बढ़ा सकता है। जैक्सन के ड्रमों की आवाज, एडन का गिटार, कैमरन का शक्तिशाली बास और पृष्ठभूमि में एमिली अपने कीबोर्ड के साथ थी। इस सब ने एक अद्भुत ध्वनि पैदा की जिसे एडन की आवाज से बढ़ाया गया। I'm the warrior with a heart of steel. You don't know my pain, you don't know how I feel. But I'm coming. Oh, I'm coming. The drums are beating, things are heating. When there's no solution, there's always gonna be a revolution, a revolution. हिंदी में, मैं फौलादी दिल वाला योद्धा हूँ, आप मेरा दर्द नहीं जानते, आप नहीं जानते कि मुझे कैसा लगता है, लेकिन मैं आ रहा हूँ, ओह मैं आ रहा हूँ, ढोल बज रहे हैं, चीजें गर्म हो रही हैं, जब कोई समाधान नहीं है, तो हमेशा एक क्रांति होने वाली है। एडन ने कोरस को उतनी ही शक्ति के साथ गाया जितना वह उत्पन्न कर सकता था, और कंपन महसूस होने के कारण चांदी की रोशनी हवा में दरार पड़ने लगी। यह लगभग ऐसा था जैसे वह अगले स्तर पर पहुंचने वाला था। कोरस के बाद यहाँ तक कैमरून भी एक गायक के रूप में उनके साथ शामिल हो गए, और इस बिंदु पर दर्शक रोमांचित होने से परे थे और पहले से ही जंगली हो रहे थे। सभागार में हर कोने से हुटिंग और जयकारे आ रहे थे, और कई लोग जो शुरू से वहां नहीं थे अब इसमें शामिल हो रहे हैं। यह देखकर एडन को लगा कि यह इस बात का सबूत है कि गाना लोगों को दीवाना बनाने के लिए काफी अच्छा है, उन्हें ऐसा महसूस कराए कि उनका खून खौल रहा है। I have fought this war since the day I was born. No matter even if I'm alone. The blood in my mouth just makes the pain sweeter. Push me down, lift me up, I'm still a believer. Oh, I'm just a believer. हिंदी में, मैंने यह युद्ध उस दिन से लड़ा है जब मैं पैदा हुआ था। कोई बात नहीं अगर मैं अकेला हूँ, मेरे मुंह में खून सिर्फ दर्द को मीठा बना देता है। मुझे नीचे धकेलो, मुझे उठाओ, मैं अभी भी आस्तिक हूँ, ओह मैं सिर्फ एक आस्तिक हूँ। जैसे ही कैमरन ने उनके साथ गाना शुरू किया, उनकी दोनों आवाजें आपस में मिल गईं और चांदी की रोशनी में एक सनसनी थी, क्योंकि यह अधिक शक्तिशाली हो गई, जिससे लोगों को अधिक से अधिक भावनाएं महसूस हुई। इस बिंदु से एडन को लगा कि वह संगीत और माहौल में पहले ही खो चुका है। उसका दिमाग खाली हो गया था और वह हवा में संगीत को महसूस कर रहा था और उसके साथ गा रहा था। I'm the warrior with a heart of steel. You don't know my pain, you don't know how I feel. But I'm coming. Oh, I'm coming. The drums are beating, things are heating. When there's no solution, there's always gonna be a revolution, a revolution. हिंदी में, मैं फौलादी दिल वाला योद्धा हूँ, आप मेरा दर्द नहीं जानते, आप नहीं जानते कि मुझे कैसा लगता है, लेकिन मैं आ रहा हूँ, ओह मैं आ रहा हूँ, ढोल बज रहे हैं, चीजें गर्म हो रही हैं, जब कोई समाधान नहीं है, तो हमेशा एक क्रांति होने वाली है। श्रोताओं ने इस बिंदु पर उनके साथ गाना शुरू किया, विशेषकर कोरस के अंतिम भाग में हवा में क्रांति के नारे गूंज रहे थे और उन्होंने इसका भरपूर आनंद लिया। अब गीत का अंत, एडन ने मन में सोचा और एक गहरी सांस ली। वह थोड़ा हौंफ रहा था, लेकिन चूंकि वह गाने के आखिरी हिस्से में ही था, इसलिए वह जोर लगा रहा था। धीरे धीरे संगीत थोड़ा शांत हो गया, जैसे पहले युवा राजा थे और अब वृद्धक कोर वही था, लेकिन दर्शकों को भी ऐसा लग रहा था कि गाना खत्म हो रहा है। कैमरून और एडन दोनों ने धीरे धीरे माइक पकड़ा और गाना गाया। Like those who came before you, your crown is going to fall. No matter how tall are the walls. No, I'm not the chosen one, I just have a dream to keep running. I know I will fall, but I will move until I turn to nothing, nothing, nothing. हिंदी में, उन लोगों की तरह जो आपसे पहले आए थे, आपका मुकुट गिरने वाला है, दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों न हो, नहीं, मैं चुना नहीं गया हूँ, मेरा बस दौड़ना जारी रखने का सपना है। मुझे पता है कि मैं गिर जाऊंगा, लेकिन मैं तब तक आगे बढ़ूंगा जब तक कि मैं कुछ नहीं हो जाता। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। गाना ऐसे ही खत्म हो गया। एक दमदार गाने का कमजोर अंत। एडन ने उन दर्शकों को एक उज्जवल मुस्कान दी जो पूरे बैंड के लिए उत्साहित थे। उसने अपने बैंडमेट्स पर नजर डाली, वे सभी थके हुए लेकिन खुश दिख रहे हैं। उनकी योजना एक ऐसा प्रदर्शन देने की थी जिससे लोग उत्साहित और अभिभूत महसूस करें, और उन्होंने इसे हासिल कर लिया है। एनकोर और वंस मोर के नारों से अचानक सभागार भर गया। एडन गाने को फिर से शुरू करने का संकेत देने ही वाला था कि उसकी आंख के कोने में अचानक उसने किसी को मंच पर दौड़ते हुए देखा। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक उत्साहित प्रशंसक था, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि यह वही लड़का था जिसने एमिली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसने अपने हाथ में कुछ नुकीली चीज भी देखी। उसके होश अचानक से उठे और वह बिना कुछ सोचे उस काले बालों वाले लड़के की ओर दौड़ा। कैमरन जो उसके पास खड़ा था, उसे अचानक दौड़ता देख चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह सब कुछ ही सेकंड में हुआ जब एडन काले बालों वाले लड़के पर कूद गया और दोनों मंच से गिर गए। अब चेतन खोते ही उसे अपने सीने में कुछ तेज महसूस हुआ। इसके तुरंत बाद हंगामा मच गया।